हाँ जी। चलो, फिर करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट, चार्जिंग चैप्टर। आज हमने फटाफट से रिवाइज करना है, ठीक है? चलो जी। ये आपके सामने रहे कुछ हमारे नोट्स, ठीक है, जो हमने क्लास में किए थे। ठीक है, इन्हीं से हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को चाहिए होंगे नोट्स वो बता देना, उनको ये कॉपी भी मिल जाएगी। ठीक है जी, आओ जरा फटाफट से रिवाइज करें। ठीक है, थोड़ा बहुत याद है कि नहीं जो हमने किया था क्लासेस में? बोलो जी बोलो। थोड़ा बहुत याद है कि नहीं आपको? यस मैम। चलो जी, फिर करें फटाफट से। ठीक है, तो ये देखो, फर्स्ट हमने फटाफट से क्विक रिवाइज करना है। जहां पे डाउट हुआ वही रोक देना मुझे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने मीनिंग किया था सेक्शन 2 क्लॉज 16 में। फिर हमारे क्या थे, ये 11 सेक्शंस है इसमें। ठीक है, और बहुत इजी है, बहुत इंटरलिंकिंग सब में बन रखी है। तो एक एक करके अब हम उठाएंगे और देखेंगे क्या था। ठीक है, 77 में क्या था कि भाई कंपनी की ड्यूटी है। अब ये चैप्टर अगर देखा जाए, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, इसका मतलब क्या है? मतलब एसेट गिरवी, अगर कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं ना, कंपनी को अगर पैसा चाहिए, उन्होंने अपना एसेट गिरवी रख दिया बैंक को और लोन अमाउंट ले ली। वो जो एसेट गिरवी रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन आरओसी को बताना है, जो मेन बंदा है, जो सारा कंपनी का चीजें सारी देखता है और हर चीज की एंट्री डालता है। एमसी की वेबसाइट पे हमने देखा था, सारी चीजों का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, 77 में कंपनी की ड्यूटी बनती है आरओसी को बताना कि अगर कोई एसेट हमने रजिस्टर किया, मतलब एसेट हमने कोई गिरवी रखा है। फिर हमने सेक्शन 78 में क्या पढ़ा था? भाई अगर कंपनी ने बता दिया ठीक है, कंपनी ने अगर नहीं बताया तो उस केस में किसकी ड्यूटी बनती है बताना? आरओसी को। बताओ जरा, कौन था, दूसरी पार्टी कौन थी? एक तो कंपनी होती है और चार्ज दूसरा जो, होल्डर। हाँ, बैंक, हमारे एग्जाम्पल में जैसे बैंक, उसको मतलब चार्ज होल्डर। ये थी दूसरी पार्टी, जिसको शॉर्ट में मैं सीएच लिखती थी। ठीक है, फिर हमने 79 में किया था सेक्शन 77 टू अप्लाई इन सर्टेन मैटर्स। इसमें दो केसेस कवर किए थे कि जो एसेट हमने गिरवी रखा ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने कोई एसेट गिरवी रख दिया था। चार्ज मतलब गिरवी रखा एसेट, और बैंक ने उसके बदले हमारे को लोन अमाउंट दे दी। ये जो एसेट गिरवी रखा था ना, बैंक की परमिशन से हमने किसी और को बेच दिया। ठीक है, अब जो उसने कंपनी ने खरीदा एसेट, अब उसकी ड्यूटी बनती है। चार्ज से नहीं मुक्त हुआ वो एसेट, बेशक आपने बेच दिया। जिसने खरीदा अब वो आरओसी को बताएगा, मतलब जो कंपनी ने अक्वायर कर लिया, अक्वायरिंग कंपनी बताएगी। और इसमें एक और क्या पॉइंट कवर्ड था बताओ जरा। बोलो जी बोलो। 79 में ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, 79 सबसे। मॉडिफिकेशन। हाँ, मॉडिफिकेशन। जैसे आपके लॉ में क्या आती है, चेंजेस अमेंडमेंट्स आती रहती हैं फटाफट से। ठीक है, तो कुछ भी मॉडिफिकेशन चेंजेस आते रहते हैं। आपने जैसे कंपनी और बैंक ने डिसाइड किया था कि 10 लाख का लोन देगा बैंक, बाद में डिसाइड हो कि यार 12 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, या टाइम पीरियड कम हो गया, ज्यादा हो गया, या ऐसा कुछ, कोई भी चेंजेस आती है तो वो चेंजेस की भी इंफॉर्मेशन आरओसी को देना। मतलब हर चीज की इंफॉर्मेशन आरओसी को देना। एसेट गिरवी रखा तब कुछ चेंजेस हुए, तब कुछ आपने गिरवी रखा एसेट किसी को दे दिया, तब हर चीज। ठीक है, फिर सेक्शन 80 में क्या कहा था हमने? ठीक है, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। इसमें दो वर्ड्स हमने इंपॉर्टेंट किए थे, क्या थे? याद है आपको? बताओ जरा। बोलो जी डीम्ड बोलो। नॉलेज की हम मानते हैं कि उनको पहले से सब हाँ कुछ हाँ, पता है। बिल्कुल बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसका हमने मतलब किया था कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डीम नॉलेज। आपको एमसी की वेबसाइट दिखाई थी जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है कंपनीज की। हम फीस देके कोई भी फॉर्म ओपन करके देख सकते हैं। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर पब्लिक जो भी हमसे डील करने आएगी कंपनी के साथ, वो डॉक्यूमेंट पढ़ पढ़ के आएगी, सारा सर्च वर्क करके आएगी, पढ़ के आएगी, फिर हमारे ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकती। ठीक है, देन 81 में हमने क्या किया था, आरओसी ना रजिस्टर रेडी करेगी जिसमें सारी चार्जेस रिलेटेड, जो एसेट गिरवी रखा कंपनी का, जिस डेट पे अमाउंट का, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होगा रिकॉर्ड। ये 81 था, और इसी से इंटरलिंक्ड 85 था। आरओसी भी रजिस्टर तैयार करके रखेगी और कंपनी भी रजिस्टर तैयार करके रखेगी। ठीक है, ये दोनों इंटरलिंक थे, इसलिए हमने एक साथ कर लिए थे। 81 रजिस्टर वाला था और एक हमारा 85 वाला था। ठीक है जी। और अच्छा, जिन बच्चों का पेपर कल है ना, ठीक है, 81 और 85 ये न्यू सिलेबस में ऐड हुए। ठीक है, ये वाले न्यू सिलेबस में ऐड हुए हैं हमारे। ठीक है, ये ओल्ड सिलेबस में ना जस्ट आपके सेक्शन का नाम गिवन था। ठीक है जी। और फिर 82 में क्या था? कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। जब आपने क्या कर लिया, जिस पर्पज के लिए आपने लोन लिया था वो पूरा हो गया, आपने हिसाब किताब पूरा कर दिया, बैंक का पैसे लौटा दिए। भाई जब ऐसा गिरवी रखा था तब बताना है, कुछ चेंजेस होती है तब बताना है, ऐसे गिरवी रखा था किसी और को बेच दिया तब बताना है, रजिस्टर में सारी एंट्री डालनी है। अब हिसाब किताब पूरा हो गया तब भी बताओ आरओसी को। हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको बतानी है कंपनीज को, किसको?
आरओसी को सारी इंफॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे भी एक्सक्यूज मी बताना है। मैम। हाँ जी, बोलो जी बोलो। मैम जब सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाएगी तभी ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा ना? हाँ ऐसे तो जी, नहीं हाँ कि। जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पर हमने ना आगे किया था 83। 83 में कुछ हमने किया था कि चाहे आपने पूरी पेमेंट कर दी, चाहे पार्ट, है ना, चाहे एसेट, जो जैसे 4 बिल्डिंग्स वाला एक एग्जांपल किया था, 4 बिल्डिंग्स गिरवी रखी हैं, उसमें से एक क्या होगी, छुटकारा मिल गया, रिलीज होगी आपकी, है ना। तो उस केस में भी क्या है, आरओसी रजिस्टर कर सकती है, पर सर्टिफिकेट कब इशू होगा, जब पूरा का पूरा हिसाब किताब होगा। ये किया था। ठीक है जी। हाँ जरा, फिर हमने 82 कर लिया। 83 में क्या था, आरओसी के पास पावर है। भाई अगर किसी ने बताया नहीं ना, कंपनी ने बताया कुछ अपने एसेट के बारे में जो गिरवी रखा था, कि वो गया, हिसाब किताब हो गया, किसी को बेच दिया, ना चार्ज होल्डर ना बैंक ने बताया, फिर आरओसी को अगर कहीं से भी पता चल जाए ना, तो वो क्या, उसके पास पावर है, खुद से एंट्रियां वो डाल सकते हैं। तो ये किया था, आरओसी के पास पावर है एंट्रीज करने की, अगर कोई उसको इन्फॉर्मेशन ना दे। ठीक है। देन 84 में क्या किया था, यहाँ पे ना कोर्ट कई बार ऑर्डर कर देता है कि आप ना कोई मैनेजर, रिसीवर या मैनेजर, ये बंदा अपॉइंट करो जो सारा एसेट रिलेटेड, जो आपने गिरवी रखा है ना एसेट, वो उसका देख रेख करेगा। मतलब जब एसेट यहाँ पे कंपनी ने अगर पैसे नहीं दिए बैंक के, तो बैंक ना उस बंदे की जिम्मेदारी लगाएगा कि तू भाई एसेट बेच के हमारे पैसे रिकवर करते। ठीक है। और कई बार हमने कहा था इनके बीच में ना, कई बार डॉक्यूमेंट भी होता है कोई, अब बैंक वगैरह लोन देते हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट बनता होगा, है ना, तो वहां पे इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट में रिटर्न जो भी चीजें होती हैं ना, वो लगाती हैं साथ में, जैसे हमने अपना घर के डॉक्यूमेंट दे दिए, टाइटल डीड्स दे दिए, वो बन गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज बैंक के केस में। ठीक है। ये किया। फिर 86 में भाई, अगर आप ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, इसके जो सेक्शंस और रूल्स में जो बातें हैं, उसकी बात नहीं सुनोगे, है ना, नहीं मानोगे, तो कंपनीज को और जो ऑफिसर्स हैं उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। फिर 87 में हमने क्या किया, भाई अगर कुछ गड़बड़ होगी, एंट्रीज जो डाली थी, है ना, अगर गलती से कोई मिस्टेक होगी या रह गई एंट्री करनी गलती से, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को हम एप्लीकेशन दे सकते हैं और कुछ गलतियां हम सुधारने का मौका मिल सकता है। तो ये एक चीज थी। ठीक है। तो मतलब अगर रिवाइज अच्छे से है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो बस इतना ही इंसफिशियंट होता है। और फिर हमने जो लास्ट वो समरी बनाई हुई थी। ठीक है। आओ जरा आप एक एक करके पिक करें। ठीक है। साथ साथ फटाफट से रिवाइज करते जाना मेरे। ठीक है। हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इस पे। चार्ज का मतलब देखो, चार्ज के मतलब अगर सिंपल हिंदी में मैंने बात करनी है, गिरवी रखना है ऐसे। ठीक है। चार्ज इज एन इंटरेस्ट या लियन। ठीक है। क्रिएटेड ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी एसेट्स अंडरटेकिंग, मतलब कंपनी के किसी भी प्रॉपर्टी पे, एसेट पे, अंडरटेकिंग पे हमने क्या किया है, एक चार्ज क्रिएट कर दिया है, लियन मतलब गिरवी रख दिया है एसेट, या उस पे कुछ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने वो सिक्योरिटी के तौर पे रखा है, क्योंकि लोन तभी मिलेगा ना बैंक से, अगर कुछ हम सिक्योरिटी के तौर पे देंगे। और चार्ज इंक्लूड्स मॉर्टगेज। ठीक है। चार्ज एक वाइडर टर्म है, हमने किया था। मॉर्टगेज क्या होता है कि अगर लोन लेना है ना, जैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बनाने के लिए, है ना, तो उसके हमने क्या लिख दिया, हमने एसेट गिरवी रख दिया, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड से डील करता है मॉर्गेज। चार्ज हर तरह के एसेट से डील करता है। ठीक है। कोई भी एसेट हो, है ना, वो हमने किया था सेक्शन 77। आओ जरा फटाफट। फिर अगर याद हो आपको, टाइप्स ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज थे। ठीक है। कहीं डाउट हो बच्चों, आप पूछ लेना। टाइप्स ऑफ चार्ज दो तरह के हमने क्या किए थे, चार्ज किए थे, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश टू हिंदी किया करो। एंड कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऑल क्लियर। ठीक है। यहाँ पे कौन से एसेट्स होते हैं इन्वॉल्व फिक्स चार्ज में, फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मतलब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग होगी वो। ठीक है। इन एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया होता है, ये वाले एसेट गिरवी रखे होते हैं। फ्लोटिंग चार्ज कौन से है, फ्लक्चुएटिंग या चेंजिंग, जो बदलती रहते हैं, है ना, जैसे कि ये फिक्स्ड या परमानेंट नेचर वाले कौन से, लैंड एंड बिल्डिंग प्रीमिसेस, ऑफिस प्रीमिसेस या मशीनरी इंस्टॉल। फ्लोटिंग चार्ज कौन से थे, वो जो माल, मेन चीज जिसमें वो कंपनी डील कर रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई, है ना, कोई कंपनी एक साइड बैटरीज में डील कर रही है ना, तो मतलब या कोई भी और कंपनी जो भी और प्रोडक्ट में डील कर रही है, जो उनका रॉ मटेरियल होगा, स्टॉक इन ट्रेड होगा। ठीक है। मतलब अगर कोई सामान लाके बना के चीजें आगे बेच रहा है ना, जैसे कोई बेकरी की शॉप है, रॉ मटेरियल आया इतना सारा, है ना, तो वो देखो ये बदलता नहीं जाएगा।
रॉ मटेरियल पहले इतना ढेर सारा आया, फिर यूज किया, है ना, फिर फिनिश प्रोडक्ट्स बना। ठीक है, तो ये चीजें बदलती जाएंगी, रॉ मटेरियल फिक्स नहीं रहेंगी। है ना, आप बताओ, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी में ऐसा कुछ होता है कि हमने कुछ उसमें यूज कर ली मशीनरी, अब वो कम होगी? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये है बस मेन इसका पॉइंट। रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, जो मेन प्रोडक्ट में डील कर, डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं, ठीक है, वो भी कईयों से आ जाते हैं, जैसे 10 लाख पहले पेंडिंग था, फिर 5 लाख रह गए, 3 लाख, तो ये भी बदलती रहती हैं चीजें। तो अच्छा, ये वाली ना, जो बिजनेस कर रहे होते हैं ना लोग, ठीक है, बैंक से लिमिट ले लेते हैं, जैसे ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, सीसी लिमिट, ठीक है, तो वो इनके ऊपर मिल जाती है। ठीक है, तो अगर ये वाली चीजें हमने गिरवी रखी है तो उसको, ये वाले एसेट्स अगर गिरवी रखे हैं तो उसके ऊपर हम कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, दोनों केसेस में ना परमिशन होती है, बेशक ये एसेट्स हमने गिरवी रखे हुए हैं, पर दोनों केसेस में हमारे पास क्या होती है, परमिशन होती है। वी कैन यूज द एसेट्स, वी कैन यूज द एसेट्स। ठीक है, क्योंकि अगर यूज नहीं करेंगे हमारा काम धंधा कैसे चलेगा? ठीक है ना। हाँ, ये तो यूज करने की बात है, ये है नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट है इसमें, परमिशन टू सेल एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे फिक्स चार्ज में क्या था? भाई फिक्स चार्ज में होता है कि आप बेच नहीं सकते, सेल ओनली विद परमिशन या कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। हमारे एग्जांपल में जैसे बैंक है चार्ज होल्डर, जिसने हमारे को लोन दिए, ठीक है, यहाँ पर उसकी परमिशन के बिना नहीं हम ये कोई बिल्डिंग वगैरह, लैंड एंड बिल्डिंग या मशीनरी बेच सकते। ठीक है, पर ये वाले केस में देखो, ये जो हम फ्लोटिंग चार्ज की बात कर रही हैं, ये तो क्या, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, ये तो डेली एक तरह से रूटीन, जो बिजनेस में रूटीन चल रहा होता है उसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परमिशन होती है उनको बेचने की, क्योंकि उनका तो बिल्कुल काम धंधा रुक जाएगा। ठीक है, अगर वो जैसे सपोज किस में डील कर रहे हैं, जैसे केक बना के बेच रहे हैं, है ना, तो बेचेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? फिर फायदा क्या हुआ वो गिरवी रख के पैसे लेने का? है ना, उन्होंने अपना काम चलाने के लिए तो लिया था। ठीक है जी। हाँ, जरा समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, जहां कोई दिक्कत हो वहीं रोक देना, ठीक है, आओ जरा। फिर हमने ये वाला पॉइंट किया था, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि जब फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाता है फिक्स चार्ज में। ये कौन से केसेस थे एंड कौन से पॉइंट में था यहाँ पर मेन, जो हमने ध्यान रखना था? ये वाला ही तो पॉइंट है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज मतलब जब फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाता है फिक्स चार्ज में। और आप यहाँ पे जरा देखो कौन से मेन पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है सेलिंग वाले में, कि जो हमारे फिक्स चार्ज वाले एसेट्स होते हैं हम क्या नहीं कर सकते, उनको बेच नहीं सकते बिना परमिशन के बैंक के। पर यहाँ तो खुली छूट होती है, आप बेच ही जाओ अपना माल डेली रूटीन में। ठीक है, और ये कब कन्वर्ट हो सकता है फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में? जब आपने कुछ फ्लोटिंग चार्ज कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वॉयलेट की है, मतलब मानी नहीं है आपने टर्म्स एंड कंडीशन जो आपके बीच में डिसाइड हुई थी, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, देन उसके बाद कंपनी सीजेस टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस या गोज इनटू लिक्विडेशन। बंद, अब वो कंपनी बंद होने के कगार पे है, लिक्विडेशन उसका शुरू हो गया प्रोसेस, खत्म, बंद हो रही है कंपनी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि अब उसको ना कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज, मतलब उसको बेच नहीं सकते। ठीक है, अब यही देखो एक और लास्ट में, क्रेडिटर्स इन फोर्स सिक्योरिटी कवर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। मतलब अगर आपने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन वॉयलेट की है, या कंपनी अब बंद हो गई है, या वो प्रोसीजर चल रहा है बंद होने वाला, लिक्विडेशन प्रोसेस वगैरह शुरू हो गया, या क्रेडिटर्स अपने पैसे मांग रहे हैं, तो ये सब केस में क्या हो जाएगा? अब वो जो एसेट्स आपने गिरवी रखे हुए थे, जो पहले आप खुले बेच रहे थे, अब उस पे रोक लग जाएगी, अब आप बेच नहीं सकते। ठीक है, और अब ये फ्लोटिंग चार्ज जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? फिक्स्ड में। उसी में ये था ना कि आप बेच नहीं सकते बैंक की कमीशन के बिना। तो अब आपको पहले हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा जिनसे लोन वगैरह ली है। ठीक है, अब मतलब सब कुछ बैंक के हवाले हो गया, अब आप पहले जैसे फ्रीली बेच सकते थे वो नहीं कर सकते। ये किया था हमने। ठीक है, समझ आ रहा है? चले आगे भी फटाफट से, बोलो जी बोलो। यस बोलो जी मैम। बोलो। चलो चलो। ठीक है, फिर सेक्शन 77, ये हमारा मेन एक सेक्शन था चार्जेस का, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। ठीक है, रजिस्टर, ये कुछ हमने सब टॉपिक इसके अंदर किए थे, एक एक करके अब उठाते हैं कि कंपनी की मेन ड्यूटी है, एसेट गिरवी रखे है, पैसा लिया आपने, है ना, किसी से, तो आरओसी को इन्फॉर्मेशन बताओ। आओ जरा देखें, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्यूटी ऑफ कंपनी क्रिएटिंग चार्ज, कौन से एसेट्स के ऊपर, है ना, हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, या कौन से एसेट हम गिरवी रख सकते हैं दूसरे लोगों के पास पैसे के लिए, है ना, चाहे मूवेबल है,
चाहे इमूवेबल है एसेट, चाहे टेंजिबल इंटेंजिबल, मतलब चार्ज वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें हर तरह का एसेट कवर हो रहा है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल मूवेबल इमूवेबल, फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स डिबेंचर्स भी कवर हो रहे हैं, हर तरह के एसेट्स, चाहे वो इंडिया में है चाहे आउटसाइड इंडिया में है। ठीक है जी, आओ जरा आगे चले। तो कहते हैं कि जब आपने एसेट गिरवी रख दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको किसको बताना है, वो जो मेन बंदा है हमारा, आरओसी बोल दो या रजिस्ट्रार बोल दो। ठीक है, अच्छा और इनको बताते कैसे हैं? डिपार्टमेंट में जाके बताते हैं। आजकल तो क्या है, सब कुछ क्या है, ऑनलाइन होता है, एमसी की वेबसाइट पे सब फॉर्म्स दे रखे हैं, उसको फिल करो डिजिटली, डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, फीस भरो और सबमिट करो। तो कौन से फॉर्म थे? फॉर्म 1 और 9। 9 किस लिए था? डिबेंचर्स के लिए। फॉर्म 9 है डिबेंचर्स के लिए, बाकी सब एसेट्स के लिए कौन सा हो जाएगा? फॉर्म 1। ठीक है, कहते हैं एक तो फॉर्म और साथ में कॉपी लगा दो इंस्ट्रूमेंट की, अगर आपके पास, आप दोनों पार्टीज ने कुछ अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर रेडी किया, एक तो वो फॉर्म प्लस वो कॉपी लगा दो इंस्ट्रूमेंट की, जिसको हम बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज या इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, और ये साइन कौन करेगा? दो पार्टीज ही तो है ना मेन हमारे एग्जाम्पल में, जैसे एक मेरी कंपनी और इधर एक आपका बैंक। ठीक है, कंपनी और चार्ज होल्डर के साइन हो जाएंगे। फिर अब देखो हमने क्या कर दिया, हमने वो फॉर्म भर दिया, कॉपी इंस्ट्रूमेंट की लगा दी और साइन करवा लिए। भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, फॉर्म्स होते हैं एमसी की वेबसाइट पे, ये वेरीफाई करने होते हैं। मतलब कौन इसको चेक करेगा और अपने साइन लगाएगा, तब उसको फाइनल माना जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज यहाँ पर जो भी है, आप आगे जाके आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में देखोगे, है ना, जैसे मेन ये सीएस का काम होता है। ठीक है, जैसे आपको बताया था मैंने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग टाइम पे, वो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, कंपनी बनना, जो भी कंपनी रिलेटेड काम होते हैं ना, चाहे बंद हो रही कंपनी, सारे एमसी की वेबसाइट पे उसके फॉर्म्स बनते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज या इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। ठीक है, या वो नया बन रहा है ये डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट, या उसमें कुछ चेंजेस हो रही है। ठीक है, ये कौन वेरीफाई करता है? वेरीफाई मतलब अपना साइन स्टैम्प लगा के या सर्टिफाई कर देता है। ठीक है, कहते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज जो हमने डॉक्यूमेंट रेडी किया है पार्टीज ने, ठीक है, वो किससे रिलेटेड था? कोई एसेट गिरवी रखा ना कि पैसे मिल रहे हैं उसके बदले हमारे को, वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो एसेट है, कहाँ पे है वो? टोटली आउटसाइड इंडिया है, पूरी की पूरी 100%। तो कौन कर सकता है उस केस में वेरीफाई आपका? वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, सील, अगर आपकी कंपनी की सील है तो बस वो सील या स्टैंप लगा दो। नहीं तो डायरेक्टर, और कौन कर सकता है साइन यहाँ पे, अगर बाहर है आपकी, इंडिया के बाहर है एसेट, कोई डायरेक्टर, सीएस या कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर चार्ज होल्डर का। ठीक है, आप मतलब दोनों पार्टीज के व्यू पॉइंट से देखो, एक कंपनी है मेन पार्टी, एक चार्ज होल्डर है। कंपनी में डायरेक्टर, ठीक है, या सीएस कंपनी का, जो सीए सारा मैटर देखता है मेन कंपनीज का। ठीक है, या कोई चार्ज होल्डर का ऑथराइज्ड ऑफिसर। और कहते और कौन है यहाँ पर जो वेरीफाई कर सकता है? कहते पर्सन अदर देन कंपनी नॉट इंटरेस्टेड इन चार्ज। कहते किसी और थर्ड पार्टी से करवा लो जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करेगा किसी से। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करोगे, वो दोनों मतलब एक तरह से न्यूट्रल रहेगा, उसको ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, नो पार्शियलिटी। अच्छा, पर अगर इंडिया में है पूरी की पूरी, या कुछ इंडिया में, ठीक है, तो कहते कौन करेगा वेरीफाई? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, इस केस में या तो डायरेक्टर से करवाओ या सीएस या ऑथराइज्ड ऑफिसर चार्ज होल्डर। ठीक है, इसमें ये वाले पॉइंट्स नहीं है अगर आपकी टोटली इंडिया में या पार्टली इन इंडिया। ठीक है, ये चीज की थी। फिर हमने क्या कहा था भाई, यहाँ पर अगर 30 दिन के अंदर लिमिट थी ना, ऊपर हमने किया 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताना है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आरओसी को ना बता पाए, ठीक है, तो क्या टाइम लिमिट एक्सटेंशन की कुछ है यहाँ पे प्रोविजन? याद है आपको वो दो पार्ट्स? हाँ जी, बताओ जरा फटाफट से, दो पार्ट्स वो कौन से थे? यस मैम, हो सकती है, लेकिन अगर वैलिड रीजन हो उनका, अगर वो हाँ सेटिस्फाई हो सकते हैं। बिल्कुल, वो दो आपको हिस्से पता है जो हमने किए थे, टाइम लिमिट्स, वो दो हिस्से, अगर आपको याद हो, याद है वो टाइम लिमिट एक्सटेंशन वाली? 300 days and 270, नहीं, 60 days। हाँ, वो क्या था स्टार्टिंग वाला? 30, 276 में। हाँ 30, हाँ, फिर 300। 30, फिर 60। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? एप्लीकेशन दोगे आरओसी को, एप्लीकेशन वही सारी एमसी की वेबसाइट पे फॉर्म्स पड़े हैं, वो जो ऊपर किया था ना फॉर्म 1 और 9, वही फॉर्म भर के देना है। ठीक है, और साथ में एक्सटेंशन के लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है जी, और सब कुछ डिजिटली हो जाता है, डिजिटली साइन भी हो जाता है।
और आप साथ में क्या दोगे कि डिक्लेरेशन दोगे। डिक्लेरेशन मतलब हम मान रहे हैं क्या कि बिलेटेड फाइलिंग, बिलेटेड जैसे आईटीआर्स भी होती है कि जो टाइम लिमिट के बाद आप फाइल करते हो उसको बोलते हैं बिलेटेड आईटीआर्स, है ना, इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बिलेटेड फाइलिंग कर रहे हो मतलब टाइम निकल गया 30 दिन, और उसके बाद आप करने लगे हो, बताने लगे हो आरओसी को। कहते हैं आप डिक्लेरेशन दो कि बिलेटेड फाइलिंग अगर लेट बता रहे हो आरओसी को तो उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा कि इसके ऊपर क्रेडिटर्स के राइट्स पे, नॉट एडवर्सली इफेक्ट राइट्स और क्रेडिटर्स। मतलब जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको कंपनी की देनदारी होती है, पैसे देने होते हैं, डेटर जिनसे लेने होते हैं, कहते क्रेडिटर्स के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए उनके साथ। ठीक है, वो आप डिक्लेयर करो, साइन करो। और साइन कौन करेगा, डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है, कंपनी। रट्टा नहीं लिखाने की जरूरत होती, बहुत समझ के करना है कि डिक्लेरेशन कौन देगा, ये कंपनी दे रही है ना, तो उसकी लोग करेंगे साइन, डायरेक्टर या सीएस। अगर आरओसी को संतुष्टि होगी हाँ भाई कोई कारण था, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा टाइम। अभी कितना कर सकता है, देखो ये किया था हमने, इसमें मेन कौन सी डेट है, 2 नवंबर 2018। अगर तो चार्ज क्रिएट किया है, देखो अगर तो चार्ज क्रिएट किया है बिफोर 2 नवंबर 2018, ठीक है, तो कितनी एक्सटेंशन मिल सकती है, हमने किया था देखो 30 दिन, यहाँ पर रजिस्टर चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। ठीक है, ये था ना मेन जो अभी सेक्शन 77 में किया था कि 30 दिन के अंदर अंदर, जब चार्ज क्रिएट के 30 दिन के अंदर अंदर आपको बताना है। ठीक है, अगर तो कर दिया ठीक है, फिर यहाँ पर आपको प्रोविजन है कि 270 दिन की और एक्सटेंशन दे सकता है, कंपनीज एक्ट में दे रखा है। ठीक है, कि 2 नवंबर 2018 से पहले अगर एसेट गिरवी रखा, चार्ज क्रिएट किया, 30 दिन प्लस उसके ऊपर 270 दिन, मतलब टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर कितना बन गया, 300 डेज कि आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। ठीक है, फिर आगे देखो एक और एक्सटेंशन यहाँ पे दे रखी, कहते कर दिया 300 दिन में तो ठीक है, नहीं किया तो कहते आपको इन टोटल कितनी देर की एक्सटेंशन दे सकता है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन लिखा है 6 महीने। 6 महीने कब से, 2 नवंबर से। ठीक है, 30, फिर 270 की। ठीक है, कहते हैं इन टोटल आपको 6 महीने की दे सकते हैं, ये था। अच्छा, फिर अगर चार्ज क्रिएट किए ऑन या आफ्टर 2 नवंबर 2018, ठीक है, 2 नवंबर 2018 को आपने एसेट गिरवी रखा है चार्ज करके, उसके बाद तो क्या टाइम लिमिट है, एक तो ये ओरिजिनल वाली 30 दिन की है, कर दिया ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 30 दिन की और एक्सटेंशन मिल जाती है। ठीक है, इसमें कर दिया ठीक है, नहीं तो फिर से 60 दिन की और एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखें कितनी देर की एक्सटेंशन मिल जाती है, 120 दिन की। ठीक है, तो अगर अब लेटेस्ट कंपनीज की बात करो तो उसके ऊपर अब ये वाला अप्लाई करेगा अब सब कंपनीज के लिए। ठीक है, तो ये तो पहले की बात थी, अब कंपनीज के लिए करंट अब ये वाली प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे 30 दिन तो ओरिजिनल थी, यहाँ पे 270 की और दे दी, और इन टोटल कहते हैं आपको 6 महीने के देंगे बस। ठीक है, एक तो यहाँ पे 300 दिन की पहले बोल दी, कहते कर दिया ठीक है, नहीं तो इन टोटल आपको 6 महीने की दे सकते हैं, जब से ये चार्ज क्रिएट हुए 2 नवंबर 2018 से। फिर यहाँ पे क्या था, 30 + 30 फिर 60 डेज, तो यहाँ पे 120 डेज की टोटल हुई। ठीक है, तो 30 270 6 महीने, 30 30 60, ये याद रखनी है। ठीक है, और आपको बताया था एक्सटेंशन फ्री में नहीं मिलती, आपको फीस भरनी पड़ती है एडिशनल। ठीक है, तो एडिशनल फीस भरनी पड़ेगी अगर आपको टाइम एक्सटेंशन चाहिए। बस ये वाले केस में एक हमने नया टर्म किया था, एड वॉलेरम फीस, है ना। ये क्या था एड वॉलेरम फीस, मतलब प्रोपोर्शनेट बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन या लोन जितना आपको मिला है सिक्योरिटी के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा आपकी फीस वगैरह। ठीक है, कुछ बच्चों के क्या आ रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, अच्छा मैंने अब मैसेज देखे हैं बच्चों के, ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो जी आगे चले हम। ठीक है, फिर अच्छा आगे, अब क्या हो गया, कंपनी को एक्सटेंशन भी मिल गई। ठीक है, अब क्या हो गया, आरओसी को बता दिया कंपनी ने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर्म, अब देखो सर्टिफाई करेगी ना आरओसी, क्या देगी बदले में, अब कंपनी क्या दे रही है, फॉर्म भर के दे रही है ना आरओसी को, अब आरओसी भी तो कुछ बदले में देगा ना, वो सर्टिफिकेट देगा बदले में। ठीक है, कंपनी फॉर्म नंबर 1 या डिबेंचर्स के केस में फॉर्म नंबर 9, और फॉर्म नंबर्स में ना वही चैप्टर का नेम होता है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे CHG है यहाँ पे चार्जेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन
जब हो जाएगी चार्ज की, आरओसी क्या इशू कर देगा, फॉर्म नंबर 2 में सर्टिफिकेट दे देगा। और अगर कुछ चेंजेस होते रहते हैं आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, या पीरियड चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गया, वो आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हो आरओसी को, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा किसमें, फॉर्म नंबर 3 में। ठीक है, एंड ये एक तरह से एविडेंस होगा। ठीक है, ये चीज थी। समझ आ रहा है सबको? बड़े आगे हम। बोलो जी बोलो। बोलो जी बोलो। आ रहा है सबको समझ यहाँ पर? ठीक है जी, थम्स अप आ गया बच्चों का। चलो जी आगे चले। अच्छा, एक यहाँ पर हमने की थी नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 77 टू सर्टेन चार्जेस। अब ये क्या है, कहते सेक्शन 77 किसके ऊपर नहीं लगता, या कौन से एसेट गिरवी रख दो, कौन से केसेस में नहीं अप्लाई होता। कहते अगर जो भी सरकार डिसाइड करेगी आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ, तो उन चीजों के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, ये आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं है आरओसी को। सेक्शन 77 है क्या, कि कंपनी अगर एसेट गिरवी रखी है तो आरओसी को बताओ। ठीक है, अभी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ सलाह मशवरा करेगी, अगर लगता है कुछ केसेस में नहीं बताने की जरूरत तो नहीं बताएगी। ठीक है, फिर हमने कहा था इसमें रूल 3 एप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन 77 में। ठीक है। अच्छा, ये आपकी ना एक अमेंडमेंट आई थी। ठीक है, इसमें क्या था, आपको शॉर्ट में बताया था कि अगर बैंक डील कर रहे हैं आरबीआई के साथ, ठीक है, मतलब बैंक, सभी बैंक्स के मम्मी पापा कौन है, हेड कौन है, आरबीआई। ठीक है, तो अगर बैंक ने आरबीआई से कुछ लोन वगैरह ले रखे हैं, ठीक है, एंड बदले में कुछ सिक्योरिटी दी हुई है आरबीआई को, कहते ये वाली केस में अगर ये वाली पार्टीज इन्वॉल्व है, उस केस में आपको आरओसी को बताने की, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी और आरबीआई के बीच में अगर कुछ ट्रांजेक्शन है, बैंक ने लोन लिया आरबीआई से, बदले में एसेट गिरवी रखा है, तो नो चार्ज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। ठीक है जी, समझ आया? तो ये कुछ हमारी एक अमेंडमेंट थी। चलो जी आओ जरा आगे। अच्छा, फिर क्या था, अगर कहते कि आपने अगर रजिस्टर करवाना चाहिए था, रजिस्टर मतलब आरओसी को बताना चाहिए था कि ऐसा गिरवी रखा है, और आपको वो सर्टिफिकेट देते, ठीक है, पर आपने बताया नहीं है, तो उसका क्या होएगा कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, हमने वो काउंट्स में पढ़ा था कि जो सिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं ना, उनको क्या होता है, प्रायोरिटी दी जाती है जब एसेट बेच के पैसे देने होते हैं, जब कंपनी बंद होती है। तो किसको प्रायोरिटी मिलती है, बता सकता है कोई, किसको प्रायोरिटी मिलती है? सिक्योर क्रेडिटर्स को मिलती है। तो यहीं पर, है ना, ये जो हम एसेट्स गिरवी रखे हैं आरओसी को बता रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज के बड़े फायदे होते हैं। ठीक है, एक तो वो सिक्योर्ड बन जाते हैं, जब कंपनी बंद होती है, पैसा देना होता है, लुटाना, तो उनको क्या होती है, प्रायोरिटी मिलती है। अब देखो, आपने रजिस्टर नहीं कराया, अगर रजिस्टर नहीं कराया, आरओसी को बताया नहीं, और कंपनी वाइंड अप हो रही है, ठीक है, या बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, एंड ये जो लिक्विडेशन प्रोसेस है, वाइंडिंग अप की जो प्रोसेस है, आगे कंपनी एक्ट में प्रॉपर चैप्टर बने हैं वाइंडिंग अप लिक्विडेशन के, अगर ये शुरू हो गया, कंपनी का बंद होने वाला प्रोसीजर वाइंडिंग अप लिक्विडेशन का, तो कहते अनरजिस्टर्ड चार्ज को कैसे ट्रीट किया जाएगा, वॉइड, नल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कहते कि लिक्विडेटर जब क्या करेगा, जब वो एसेट्स बेच के पैसे देने होंगे, तो उनको अनरजिस्टर्ड चार्ज को कैसे ट्रीट किया जाएगा, अनसिक्योर क्रेडिटर की तरह। ठीक है, पर वो बैंक था क्या, वैसे हमारा सिक्योर्ड ही था, क्योंकि हमने क्या किया होता है, एसेट गिरवी रखा हुआ था, पर रजिस्टर नहीं करवाया। ठीक है, तो वो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर की तरह, उसको जैसे लाइन में पैसे देने की, जैसे लोगों की लाइन लगी हुई है, वो पीछे रहेगा लाइन में, उसको प्रायोरिटी, नो प्रायोरिटी। जब पैसे देने होंगे उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया, आरओसी को बताया नहीं। पर लाइबिलिटी तो रहेगी, लाइबिलिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड। कंपनी की देनदारी तो है ही है, पर वो जो बैंक है ना, अगर रजिस्टर करवा लिया होता, तो लाइन में पहले खड़ा होता, वो लाइन में पीछे खड़ा है। ठीक है जी, अगर दूसरी तरफ देखें, अगर ये जो बंद होने वाली प्रोसीजर वगैरह शुरू नहीं हुई, ठीक है, मतलब कंपनी बंद नहीं हुई, या कंपनी वाला वो जो प्रोसीजर है लिक्विडेशन वाइंडिंग अप वाला वो शुरू नहीं हुआ, तो अनरजिस्टर्ड चार्ज है, वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी यहाँ पे कोई बंद होने की बात ही नहीं हो रही, तब ये पॉइंट थोड़ी ना आएगा, ये तो यहाँ पे बंद होने का प्रोसीजर शुरू हो गया था, तब वो जो प्रायोरिटी किसको मिलती है, सिक्योर्ड वालों को। पर रजिस्टर नहीं कराया तो अनरजिस्टर को अनसिक्योर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लाइन में पीछे खड़ा होएगा बैंक, पर पैसे तो देने पड़ेंगे कंपनी को, पर लाइन प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। पर अगर ये प्रोसीजर कुछ शुरू नहीं हुआ, अनरजिस्टर्ड चार्ज वैलिड माना जाएगा, और अनरजिस्टर्ड चार्ज को सिक्योर्ड ही ट्रीट किया जाएगा।
क्योंकि वो कोई ऐसी बात ही नहीं है प्रायोरिटी वाली इधर। ठीक है जी, समझ आया बच्चों? बोलो जी बोलो। और कहते, जो हमने क्या किया था, 30 दिन वाली लिमिट की थी, 30 दिन के अंदर अंदर हमारे को क्या करना है, रजिस्टर करना है, या एक्सटेंशन जो हमने किया 270 6 महीने, या 30 + 30 + 60। कहते बेशक आपने रजिस्टर करवाया पर लेट करवाया, देर आए दुरुस्त है, ये लाइन पढ़ी है ना, देर आए दुरुस्त है। सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड चार्ट, पहले मतलब आपने चलो बाद में कराया, करवा लिया ना, आपको तब भी प्रायोरिटी मिल जाएगी। किन के ऊपर? जिन्होंने कराया ही नहीं रजिस्टर, आरओसी को बताया ही नहीं। बेशक आपने बाद में कराया, देर आए दुरुस्त है, तो अब आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। और अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे सेक्शन 77, तो 86 में पेनल्टी दे रखी है। ठीक है, वो वहां पे करेंगे 5 लाख, और वो जो 50,000 वाली। हाँ जी बोलो जी बच्चों, समझ आया? चले फिर हम मैम आगे। अपनी कंपनी इंस्टॉलमेंट हाँ जी हाँ जी बोलो जी बोलो। इंस्टॉलमेंट हो जाए। हाँ जी बोलो बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो बोलो। मैम अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट हो जाए। हाँ हाँ देखो, इसके लिए अलग से कोड कानून बना हुआ है हमारे लिए। ठीक है, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए तो देखो ये रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या है। अच्छा देखो, एक ना आपने रेंट डीड सुनी होगी, एक सिंपल होता है कि एक हम ना नॉर्मल से कागज पे प्रिंट करवा के साइन करवा दे। एक होते हैं कि पक्के कागज हम बनवाते हैं, स्टैम्प पेपर पे, नोटरी के टेस्ट साइन करवाते हैं, वहां पे एक विटनेस लेके जाते हैं, मतलब वहां पे सरकार की मुहर लगती है, वो पक्के कागज, स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, फीस भरते हैं। ये चीजें पक्के तौर पे क्यों हो रही होती है? ताकि एक एविडेंस है हमारे पास, आगे कुछ अगर कुछ गड़बड़ हो तो हमारी सुनवाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये केस तो हर किसी के साथ है। बहुत सारे वो केसेस चल नहीं रहे हैं कि लोगों ने पैसा ले लिया फिर बैंकरप्ट होके, केसेस चलेंगे फिर, केसेस चलेंगे। ठीक है, केसेस चलेंगे, फिर उसके सारे एसेट्स वगैरह फ्रीज हो जाएंगे, वो उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, कोर्ट के हाथ में अब सब कुछ होगा, अब जितने भी एसेट्स होंगे वो बिकेंगे और बैंक वालों का कर्जा उतरेगा, ये चीज हो। ठीक है, चले आगे फिर, बोलो जी बोलो। चलो जी चलो। तो ये बच्चों हमारा था सेक्शन 77, मेन सेक्शन था हमारा, कि कंपनी की ड्यूटी है आरओसी को बताना अगर एसेट गिरवी रखते हो। ठीक है जी, आओ जरा अब सेक्शन 78 पे चलते हैं। कहते हैं अगर कंपनी ने नहीं बताया। अब आप बताओ, पीछे जो हमने ये वाला पॉइंट किया है, आप थोड़ा लॉजिकल मैनर से चलो। अगर यहाँ पे कंपनी ने बताया नहीं आरओसी को, मतलब अनरजिस्टर्ड वाले जो हमारे हैं, है ना, चार्ज या जो एसेट गिरवी रखे हुए हैं, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह माने जाएंगे। जो मतलब बैंक को कैसे माना जाएगा? कंपनी ने बताया नहीं है तो बैंक को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा, मतलब लाइन में पीछे बैंक का तो नुकसान हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यही वाला पॉइंट कवर करने के लिए आया हमारा सेक्शन 78। कहते कोई बात नहीं, अगर कंपनी ने नहीं बताया तो बैंक बता दे, या चार्ज होल्डर हम बोल रहे हैं दूसरी पार्टी को, कहते वो बता दे आरओसी को। क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान तो चार्ज होल्डर का ही होगा, क्योंकि अनसिक्योर माना जाएगा, फिर उसको लाइन में पीछे खड़े होके उसको पेमेंट मिलेगी, प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है। कहते कंपनी फेल्स टू रजिस्टर विद इन 30 दिन। ठीक है, तो चार्ज होल्डर हमारे एग्जाम्पल में बैंक अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फिल कर सकता है। ठीक है, आरओसी को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, अब देखो आरओसी क्या करेगा, एकदम आंखें बंद करके क्या रजिस्टर कर लेगा? नहीं 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 नहीं। ठीक है, वो क्या करेगा, जैसी उसको एप्लीकेशन मिली, है ना, जैसे बैंक ने या चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन दी आरओसी को, आरओसी एकदम आंखें बंद करके यकीन नहीं करता, आरओसी क्या करेगा, नोटिस भेजेगा किसको, कंपनी को। भाई वो कंफर्म करता है, ठीक है, पार्टी से। ठीक है जी, तो आरओसी क्या करेगा, नोटिस भेजेगा कंपनी को। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन देखो, रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे कोई? ठीक है, नो ऑब्जेक्शन रिसीव। ठीक है, यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा कंपनी को देखने के लिए कि ऑब्जेक्शन कोई है तो नहीं कंपनी को, कि अगर आरओसी अपनी किताबों में वो जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है डिजिटल, है ना, ऑनलाइन, तो कोई दिक्कत तो नहीं है वहां पर। भाई कहीं फ्रॉड के तो नहीं कोई चांस चूंस, इसलिए कंफर्म करता है यहाँ पर। ठीक है, आरओसी दूसरी पार्टी से भी। ठीक है, तो क्योंकि अल्टीमेटली पहले कंपनी की ड्यूटी बनती है, कंपनी ने नहीं किया, आरओसी को कहता है कि क्या रीजन हो सकता है, कंपनी ने नहीं बताया मुझे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो नोटिस भेजा जाता है। ठीक है जी, और यहाँ पे नोटिस भेजा जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आरओसी रजिस्टर कर देगा 14 दिन के अंदर अंदर, मतलब यहाँ पे टाइम दिया जाता है। ठीक है, 14 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर देगा, नोटिस भेजने के 14 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा।
अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्शन लगाए हैं कंपनी ने, ठीक है, तो क्या करेगा, आरओसी चेक करेगा जो ऑब्जेक्शन है, फिर वो अलाउ नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा वो चार्ज, जो एसेट, वो जो इन्फॉर्मेशन आई है बैंक से, चार्ज होल्डर से। इफ, कौन से केसेस में, अगर कंपनी ने खुद से ही रजिस्टर कर लिया था, है ना, हो सकता है ना कि, हो सकता है ना कि जैसे कंपनी की जैसे सेक्शन 77 में ड्यूटी है, उन्होंने पहले रजिस्टर कर दिया, ठीक है, हो सकता है कुछ सर्वर डाउन था या कुछ था, आरओसी को पता नहीं चला, बैंक को पता नहीं चला, तो फिर से थोड़ा ना रजिस्टर करेंगे, एक बार हो तो गया। तो एक ये पॉइंट है। और कहते या कोई बहुत जरूरी या इम्पोर्टेंट कारण है जिसके कारण मतलब सच में आरओसी को लग रहा है यार ये चार्ज रजिस्टर नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो आरओसी एकदम नहीं करेगा रजिस्टर बैंक के कहने पे, वो चेक करेगा, कंफर्म करेगा, नोटिस भेजेगा, ऑब्जेक्शन नहीं रिसीव तो 14 दिन के अंदर रजिस्टर कर दो, मिले ऑब्जेक्शन तो चेक करो वैलिड है कारण, और कहीं उसने खुद से तो नहीं पहले कर दिया, तो यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेगा। हाँ जी बच्चों। और कहते अल्टीमेट ड्यूटी किसकी थी, कंपनी की थी ना आरओसी को इन्फॉर्म करने की, तो उन्होंने, उनकी ड्यूटी बनती थी सारी फीस वगैरह भरने की, अब कंपनी ने नहीं किया तो कौन करे, बैंक या चार्ज होल्डर करे, ठीक है, अब ये फीस भर रहा होगा आरओसी को, ठीक है, तो कहते हैं कि अल्टीमेटली किसकी थी ड्यूटी, कंपनी की, तो ये जो फीस है ना, ये कंपनी से रिकवर कर लेगा बैंक, ये बोला है, रिकवर फॉर कंपनी। हाँ जी बोलो बच्चों, समझ आया आपको, बोलो जी बोलो, बोलो बच्चों, चलें फिर हम आगे। हाँ जी, जितने भी बच्चे हैं। मैम ये प्रायोरिटी जितने चार्ज मोर्गेज है अपना एसेट उसकी होगी कि वो आरओसी को बताए, अगर नहीं बताया फिर चार्ज होल्डर से फीस देगा। हाँ ये देखो, एक मिनट बहुत शोर आ रहा है, फिर से बोलो। एक तो देखो, दो, आपने दो चीजें क्लब कर दी इसमें, ठीक है, दो चीजें क्लब कर दी। एक तो था कि अगर हम आरओसी को बताएंगे नहीं तो अनरजिस्टर्ड, है ना, अनरजिस्टर्ड क्रेडिटर्स को या चार्ज होल्डर्स को या जो भी अनरजिस्टर्ड को क्या ट्रीट किया जाएगा, देखो हमने ये किया था ना ऊपर, अनरजिस्टर्ड को क्या माना जाएगा, इधर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो बैंक है या जो चार्ज होल्डर है, हमने ये जो चार्जेस है ऐसे गिरवी रखे, रजिस्टर नहीं करवाया, तो ये अनसिक्योर्ड की तरह माने जाएंगे। पर आप देखो, हम बचपन से 11 12 से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिक्योर क्रेडिटर कौन होते हैं, जिसके बदले हमने कुछ सिक्योरिटी दी होती है, गिरवी रखा होता है ना। तो पर इस केस में अगर आरओसी को नहीं बताएंगे तो उनको सिक्योर्ड को कैसे ट्रीट किया जाएगा, देखो सिक्योर्ड को अनसिक्योर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। पर अगर कुछ ये कब है, अगर कंपनी बंद हो रही है, जब हमने पैसे देने हैं ना, प्रायोरिटी किसको मिलती है, सिक्योर्ड को, वो करते नहीं थे अकाउंट्स में। और अगर यहाँ पे कंपनी बंद होने की कोई बात ही नहीं हो रही, तो भाई बेशक आपने रजिस्टर नहीं कराया तो वो है तो सिक्योर्ड ही, सिक्योर्ड को सिक्योर्ड की तरह मानेंगे। और दूसरा था यहाँ पर कि अगर कंपनी ने नहीं बताया तो चार्ज होल्डर बैंक बता देगा आरओसी को और पैसे कंपनी से रिकवर कर लेंगे, ठीक है। और इस केस में भी चाहे कंपनी ने बताया चाहे चार्ज होल्डर ने बताया, ठीक है, अब क्या हो गए, रजिस्टर हो गए वो, एक तरह से क्या हो गए, सिक्योर्ड को सिक्योर्ड की तरह ही माना जाएगा। अगर कंपनी बंद होती है तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर, बताओ जी, चले आगे, बोलो जी बोलो। हाँ जी, यस मैम। चलो चलो, ठीक है, और भी किसी का डाउट हो पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम सेक्शन 79 पे, ठीक है। यहाँ पे था एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, भाई अगर एसेट गिरवी रखे हैं, आपने बैंक की परमिशन से किसी को बेच दिया, जिसने खरीदा एसेट, ठीक है, अब वो फ्री नहीं हुआ, वो जो एसेट है, ठीक है, वो मुक्त नहीं हुआ, जो एसेट पे चार्ज लगा हुआ था, गिरवी रखा हुआ था, तो अब वो नई कंपनी, ठीक है, अब वो रिकॉर्ड्स में, एमसी की वेबसाइट पे जो फॉर्म्स है, आरओसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके ऊपर सपोज मेरा नाम था पहले, ठीक है, और ये बैंक है, ठीक है, मैंने एसेट गिरवी रखा हुआ था, ठीक है, एंड उसके ऊपर मेरा नाम था, ठीक है, और बैंक का नाम था। अब मैंने आगे किसको बेच दिया, किसी को भी बेच दिया, जैसे यहाँ पर XYZ को बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स हैं आरओसी के, अब वहां पे मेरा नाम कट के XYZ का नाम और बैंक का नाम आएगा। तो अब ये XYZ की ड्यूटी बनेगी आरओसी की बताना कि भाई अब चेंजेस हुए हैं कुछ, अब वो रजिस्टर करवाएगी चार्ज, ठीक है। या कहते हैं कि कुछ चेंजेस हुए हैं आपके चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशन में, पीरियड में, अमाउंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, पहले 10% पे आपने लोन लिया था, अब घट गया 8%, तो हर चीज की इंफॉर्मेशन बतानी है आरओसी, ठीक है, वो हेड है मेन हमारा आरओसी, ठीक है।
तो इसके ऊपर कौन सी सेक्शन अप्लाई हो जाती है? सेक्शन 77 के हिसाब से सारी चीजें करने, टाइम लिमिट्स भी सेक्शन 77 वाली, फॉर्म भी सेक्शन 77 वाली। ठीक है, तो ये इसमें लिखा है। देखो 79 सबसेक्शन ए में क्या था? प्रॉपर्टी जिसके ऊपर क्या था, चार्ज एसेट गिरवी रखा हुआ था और आपने पहले उसको रजिस्टर करा दिया था, आरओसी को बता दिया। अब आपने उसको बेच दिया बैंक की परमिशन से। बैंक की परमिशन के बिना बेच नहीं सकते, चार्ज होल्डर मतलब जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं ड्यूटी ऑफ कंपनी इंक्वायरिंग, जिसने खरीदा है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में XYZ ने खरीदा था, अब उसकी ड्यूटी बनेगी कि सेक्शन 77 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो चार्ज रजिस्टर करे, आरओसी को बताया कि भाई वो एसेट बिक गया, मेरे पास आ गया। ठीक है, अब पर उसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है अभी भी, तो वो रजिस्टर कराएगा। जो पहले पुराना चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, जैसे जो मेरे नाम पे था वो खत्म हो जाएगा, वेकेटेड मतलब खत्म। ठीक है, न्यू चार्ज क्रिएट हो जाएगा, रजिस्टर्ड बाय कंपनी एक्वायरिंग कंपनी, जिसने खरीदा है अब XYZ के नाम पे वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिकल मैनर से चलो, कुछ फिर रट्टा वाली तो जरूरत ही नहीं होती कुछ सीए में। कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऑल क्लियर। फिर मैंने कहा 79B में क्या मॉडिफिकेशन, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होता है या पीरियड एक्सटेंड हो गया। ठीक है, मतलब जो आपने चार्ज ऑलरेडी क्रिएट किया था, आरओसी को चार्ज क्रिएट मतलब एसेट गिरवी रखा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आरओसी को बतानी थी, उसको बोल देते हैं चार्ज रजिस्टर्ड। कहते हैं उसमें कुछ चेंजेस हो गए, तब भी कंपनी को बताना होगा आरओसी को सेक्शन 77 के हिसाब से। ठीक है, और फिर आरओसी क्या कर देगा? ठीक है, आपको याद है कंपनी दे रही थी फॉर्म नंबर 109 में आरओसी को, और आरओसी क्या दे रहा था बदले में? सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन जो ओरिजिनल वाला मिलता है वो फॉर्म नंबर 2 था। और अगर कुछ चेंजेस करवाते हो, ठीक है, चेंजेस अमेंडमेंट्स कुछ करवाते हो, फिर वो कौन सा फॉर्म आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, कौन से फॉर्म में? 3 नंबर। ठीक है, तो ये एक एविडेंस की तरह है। अच्छा ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, कि मतलब मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल, जैसे चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन, इतनी सारी क्लॉजेस टर्म्स मेंशन कर रखे हैं, उसमें कुछ बदलाव है। लिमिट्स, अमाउंट, कुछ अमाउंट में चेंजेस हुई है। ठीक है, 10 लाख का लोन लिया था, अमाउंट कम हो गया, ज्यादा हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे लिया था, अब कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो भी बतानी है आरओसी की इन्फॉर्मेशन। अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन की कि अगर बैंक रेट, अगर बैंक के साथ चार्ज होल्डर कौन है? अगर बैंक है, बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस हो रही है तब नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि ये तो इनका चेंज होता ही रहता है, तो ये एक्सेप्शन है। बैंक अगर पार्टी है दूसरी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस है तो वो नहीं बताने की जरूरत। रीपेमेंट शेड्यूल, याद है 11th-12th में बचपन में जब वो अकाउंट्स पढ़ते थे, रीपेमेंट शेड्यूल, जैसे लोन लिया है ना, फिर ये उसकी इंस्टॉलमेंट्स बन गई है ना, कि जैसे 10 लाख का लोन 10 इंस्टॉलमेंट्स में विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। कहते हैं उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं आपके, कि पहले जो आपने लोन लिया था बात हुई थी कि आपने 1 साल में लौटाना है या 10 साल में लौटाना है, अब वो चेंज हो गया, पीरियड भी चेंज हो गया, अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी चेंज होगी। ठीक है, तो भी आप बताओ आरओसी को। पर कौन से केस में नहीं बताने के? जो वर्किंग लोन्स होते हैं, वर्किंग लोन्स कौन से? पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, मतलब जब मन किया, जब डिमांड हुई दूसरी पार्टी की, तब वो पैसे दे दी। उसमें कुछ प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल तो ना बनता है। वो तो जिनका प्रॉपर आप ना ऑडिट में देखोगे, ऑडिट मतलब ऑडिट करोगे ना क्लाइंट्स का, जिन्होंने कई बार लोन लिया होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनकर आते हैं जिसमें लिखा होता है ये लोन अमाउंट और इतनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इस डेट से शुरू होंगी, एवरी मंथ इतनी डेट को इतनी अमाउंट आपको पे करनी है। रीपेमेंट शेड्यूल में कोई बदलाव है तो भी बताना आरओसी को, पर पेबल ऑन डिमांड वाले की जरूरत नहीं है आपको बताने की। अच्छा फिर चार्ज, चार्ज जैसे ट्रांसफर हो गया फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर, जैसे हमने अभी पिछला एक सब सेक्शन किया ना, कि मतलब मैंने एसेट गिरवी रखा हुआ था, बैंक की परमिशन से XYZ को दे दी, चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी, या एक हमने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का किया था, कि कई बार बैंक ना कुछ लोग रख लेते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, मतलब उनका क्या मतलब होता है? वो लोग होते हैं कि जैसे अगर मैं पैसे ना दे पाई, बैंक के लुटा नहीं पाई, तो बैंक ना उन लोगों को कहते हैं भाई ये तुम्हारा है, अब एसेट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, अब तुम देखो इसको बेच के बस पैसा हमारा लुटा दो। ठीक है, पार्शियल रिलीज ऑफ एसेट, जैसे अगर मैंने ना 1 2 3 4 5 बिल्डिंग्स गिरवी रखी हुई थी बैंक के पास, 5 में से 1 बिल्डिंग ना मैंने बैंक की परमिशन से छुड़वा ली, क्योंकि ना इसका रेट बड़ा बड़ा हुआ था, मैं बेचना चाह रही थी, तो उसके बदले मैंने ना कोई और बिल्डिंग रख दी। ठीक है, या नहीं रखी, मतलब जो भी आपस में डीलिंग हुई बैंक की परमिशन से रिलीज होगी, बहुत सारी जो एसेट गिरवी रखी उसमें से कुछ रिलीज होगी, पार्शियल रिलीज। सीडिंग अ पेरी पेसू चार्ज, इसका क्या मतलब है बताओ जरा? याद है किसी को सीडिंग अ पेरी पेसू चार्ज?
सीडी मतलब छोड़ दिया या गिव अप कर दिया या खत्म कर दिया। हाँ जी, पेरी पेसू चार्ज याद है आपको क्या था? है ना, याद है क्लास में हमने वो एग्जाम्पल किया था, तो आओ जरा देखिए एग्जाम्पल के साथ ही पेरी पेसू चार्ज होता क्या है। कहते कि अब यहाँ पर सपोज क्या है, कंपनी है, 20 लाख लेने थे उसने, है ना, 20 लाख चाहिए थे, उसके पास एक घर था सिक्योरिटी रखने के लिए, है ना, याद है आपको, ये हमने एग्जाम्पल किया था। तो बैंक ये कहता 12 लाख दे दूंगा और एक घर गिरवी रख दिया, पर इसको तो 20 लाख चाहिए थे, तो वो एक दूसरे बैंक के पास गया, वो कहता ठीक है मैं बैलेंस 8 लाख दे दूंगा, पर घर एक ही था, तो उसने घर दोनों के पास गिरवी रख दिया, एक सिक्योरिटी दोनों बैंक के पास है। अब आप बताओ, जब ये कंपनी है मनदीप की, अगर वो क्या फेल्स टू पे बैक, जब वो टाइम आया पैसे लुटाने का, ठीक है, वो नहीं दे पाया, तो क्या होगा, सिक्योरिटी बिकेगी ना, घर बिकेगा फिर। तो अब बताओ यहाँ पर, अगर घर बिकता है ना, बैंक घर बेच देता है, एंड सपोज कितने रिकवर होते हैं, 15 लाख रिकवर होते हैं, मतलब अमाउंट कुछ भी हो सकती है, चाहे कम ज्यादा चाहे बराबर जितनी भी आए, यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे सपोज 15 लाख रिकवर हो वो घर बेच के। अब आप बताओ पहले कौन से बैंक को पैसे मिलने चाहिए, बैंक ए को या बैंक बी को? ठीक है, या दोनों को 50-50% देना चाहिए, कैसे? अब ये था, देखो इसमें तीन चीजें की थी। पीपीसी मैंने लिखा हुआ है पेरी पेसू चार्ज, पेरी पेसू चार्ज, पेरी पेसू चार्ज अगर देखो दोनों पे है क्रिएटेड, ए और बी का पेरी पेसू चार्ज है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का पेरी पेसू चार्ज है, कहते अब ये कितना था, देखो बैंक ए और बैंक बी का 20 लाख में कितना था, 12 लाख इन्होंने दिए ना लोन, 20 लाख में तो 60% इन्होंने दिए, सैंक्शन किए, बैंक बी ने 40% सैंक्शन किया लोन, ठीक है, जितना लोन अमाउंट था। तो कहते पेरी पेसू चार्ज का मतलब होता है दोनों पार्टीज को बराबर माना जाएगा। जैसे याद है अभी हमने किया था कि अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है, ऐसे ही दोनों को एक तरह से यहाँ पर सिक्योर्ड माना जाएगा, दोनों को प्रायोरिटी मिलेगी। अब आप कहोगे प्रायोरिटी यहाँ पे कैसे देंगे दो लोगों को, ठीक है, कहते यहाँ पे इक्वल प्रायोरिटी देंगे, दोनों बराबर की प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, पर बराबर की प्रायोरिटी यही नहीं कि दोनों को इक्वल बांट देंगे पैसे, दोनों को प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा, ठीक है, दोनों को प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा। कैसे, 15 लाख मिले हैं, 60% ए को मिल जाएगा, 40% इसको मिल जाएगा, ठीक है जी। अब देखो सपोज सेकंड केस क्या है, ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस क्या है, पेरी पेसू चार्ज ना ए पे जो था, ए ने अपना खत्म कर दिया, गिव अप कर दिया, अब सिर्फ बी पे है। अब क्या मतलब हुआ, पेरी पेसू चार्ज से एक तरह से आपको प्रायोरिटी मिल जाती है। अब पहले पैसे कितने थे बी बैंक ने दिए, देखो 8 लाख, 8 लाख मिल जाएंगे पहले, लौटा देंगे हम बैंक बी के, जो बचा कितना पैसा बचा 15 लाख में से 8 गए, 7 लाख ए को दे, अब सपोज बी ने खत्म कर दिया, ये तीसरा केस, बी ने अपना क्या कर दिया, पेरी पेसू चार्ज अपना खत्म कर दिया, अब ए को प्रायोरिटी मिलेगी, कितना पैसा दिया था 12 लाख, उसको दे देंगे, जो बच गया 3 लाख बी को। ये बताओ, ये समझ आया? बच्चे कई बार ना ये चीजें छोड़ देते हैं, पर होती बहुत सिंपल है। हाँ जी बोलो बच्चों, समझ आया आपको ये? बोलो जी बोलो। हाँ जी, समझ आया बच्चों? ठीक है, अब जहां ना समझे फिर से पूछ लेना, एंड अगर आपको स्लो लगे ना तब भी बता देना, और स्पीड बढ़ा लूंगी, शताब्दी एक्सप्रेस, है ना, या वो नहीं चलिए वंदे भारत, वो पकड़ लेंगे फिर हम, ठीक है, बता देना, वैसे कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर कर लें तो फटाफट करना है हमने, ठीक है, हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। पेरी पेसू चार्ज अगर देखिए यहाँ पे हमने क्या के एग्जाम्पल में, प्रोपोर्शनेट शेयर मिल जाता है पार्टीज को जिनका पेरी पेसू चार्ज होता है। अगर ये कोई पार्टी खत्म करती है, दिस इज सीडेड, सीडेड मतलब खत्म करना या गिव अप करना, ठीक है, खत्म करना या गिव अप कर देना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, चार्ज होल्डर जिसने गिव अप किया उसको सेकंड चार्ज होल्डर माना जाएगा, मतलब उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, फर्स्ट नहीं मिलेगी, फर्स्ट उसी को मिलेगी जिसका अभी क्रिएटेड है, ठीक है। तो उसको पैसे कैसे मिलेंगे, पहले भाई जो फर्स्ट चार्ज होल्डर है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको सेटिस्फाई किया जाएगा, उसको क्लेम पैसा दिया जाएगा, फिर दूसरे बंदे को मिलेगा जिसने सीड किया, गिव अप किया। हाँ जी, समझ आ रहा है नहीं, यस नो तो बोल दो बच्चों, ठीक है, बोलो बोलो फटाफट, या थम्स अप भी कर दो, बोलो बोलो फटाफट, चलिए आगे फिर हम, बोलो बोलो, ठीक है जी, ठीक है, थम्स अप आ गया, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, सेक्शन 80 डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज,
ठीक है, डेट ऑफ नोट मैं ना उस वे में पढ़ा रही हूँ कि अगर किसी ने पहले नहीं भी किया ना उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब ये ना चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, मतलब अगर कोई भी एसेट कंपनी गिरवी रखती है उसकी इन्फॉर्मेशन आरओसी को बताएंगे ना, मतलब ये कहाँ, एमसी की वेबसाइट पे है सारे ये, mca.gov.in पे सारे फॉर्म्स है जो हम डिजिटली ऑनलाइन फिल करके फीस भर के अपलोड कर देती है कंपनी। और वहां पे कोई भी पब्लिक में, मैं, आप, कोई भी शेयर होल्डर कंपनी का इन्वेस्टर या कोई भी बैंक, कोई भी ना वहां पे जाके फीस भर के ओपन करके देख सकते हैं किसी भी कंपनी का। आपको रिलायंस कंपनी का देखना है, बड़ी बड़ी कंपनी से कोई डॉक्यूमेंट देखना है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, फीस भरो और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां देख सकते हो। तो कहते सबके लिए ओपन करके रखे हैं डॉक्यूमेंट। अगर कोई बंदा डील करना चाहता है कंपनी के साथ, जैसे बैंक सपोज लोन दे रहा है कंपनी को, है ना, बैंक क्या दे रहा है, लोन दे रहा है कंपनी को, तो बैंक क्या कर लेगा, फटाफट एमसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेगा कि ये जो एसेट गिरवी रखने लगा है कंपनी, है ना। एमसी की वेबसाइट पे ना हर डिटेल होती है, कौन कौन सी कंपनी के कौन से एसेट कितनी अमाउंट के कौन सी डेट को गिरवी रखे हुए हैं। तो बैंक पहले, बैंक या कोई भी और पार्टी डील करने से पहले कंपनी के साथ एमसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेगी कहीं कहीं ये फ्रॉड तरीके से तो नहीं हमसे पैसे लेना चाह रही कंपनी, है ना। तो वो चेक कर लेगी कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा लगाना है वो भी चेक कर सकती है, कंपनी का स्टेटस परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, या कितना पानी में है ना कंपनी, या कितने ऐसे गिरवी रखे हैं वो पता चल जाएगा उसको। अच्छा, ये तो हो गया पब्लिक के हित में, पब्लिक के फायदे में। दूसरा, ये चीज ना कंपनी के फायदे में कैसे ट्रीट करेगी? कई बार लोग पता है क्या, कंपनी के साथ डील करते हैं और बाद में कुछ नुकसान हो जाते, लॉस हो जाते, कंपनी पे ब्लेम लगा देते हैं कि आपने तो हमें बताया नहीं, ऐसा गिरवी था, ऐसे था। तो कंपनी के लिए भी एक तरह से हित में है, फायदे में है। क्यों, कैसे? भाई एमसीए की वेबसाइट पे ओपनली पड़े हैं, मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, आप फीस भरो और वो देखो डॉक्यूमेंट। तो लोग ब्लेम नहीं लगा सकते फिर कंपनी के ऊपर, उनको पहले पढ़ के आने चाहिए वो डॉक्यूमेंट तब डील करे। तो ये जो सेक्शन 80 है ना, कहता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये दो वर्ड्स का क्या मतलब है? कहते डीम्ड या इम्प्लाइड नॉलेज। कहते इसका क्या मतलब है? डीम्ड या इम्प्लाइड नॉलेज कहते हैं हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी पार्टी, एनी पर्सन एक्वायरिंग कोई भी प्रॉपर्टी एसेट कुछ भी, या तो डील करना चाह रही है कंपनी के साथ, वो पढ़ के आई है वहां से डॉक्यूमेंट, सारा सर्च वर्क करके आई है, पढ़ के आई है, उसको नॉलेज लेके आई है। किसकी? डीम टू हैव नॉलेज ऑफ चार्ज, जो एसेट गिरवी रखे हैं उसकी नॉलेज लेकर आई है। और हम अज्यूम, कंपनी कब से अज्यूम करती है कि वो लोग जो डील करना चाह रहे हैं वो कब से, हम माने कि उनको पता होगा, फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। जब हमने रजिस्टर करा दिया था, सर्टिफिकेट मिल गया था, उस डेट से हम अज्यूम कर रहे हैं कि पब्लिक के लिए वो पढ़े हैं डॉक्यूमेंट, वो पढ़ के आए। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है, देखो कोई भी बंदा जो डील करना चाह रहा है पहले एसेट चेक करेगा कि कोई उसके ऊपर चार्ज तो नहीं, गिरवी तो नहीं रखा हुआ। और मतलब वहां पे जो भी फॉर्म्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं, जो भी आरओसी ने वहां पे मेंशन की हुई है डिटेल्स, है ना, तो वो चेक करके आएगा तब करेगा डील कंपनी के साथ। ठीक है जी, तो एक तरह से ये पब्लिक के फायदे में भी हो जाएगा और कंपनी के भी। कंपनी के ऊपर मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को पता चल जाएगा कंपनी के बारे में कि कहीं कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, और दूसरा, अगर कई लोग बिना इंक्वायर किए, बिना वहां पे एमसी की वेबसाइट गए वहां पे कुछ लॉस हो जाता है, वो ब्लेम नहीं लगा सकते फिर कंपनी के ऊपर, क्योंकि भाई कंपनी ने तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करके रखी हुई है। ठीक है, हाँ जी, तो एक तरह से, और यहाँ पे ये कैसे काम करते हैं, प्रिवेंट करते कंपनी को एक ही एसेट। कई बार कंपनी क्या करती है, धोखाधड़ी से पैसे ले लेती है लोगों से, बहुत सारे लोगों से, और एसेट ना जानबूझ के एक ही रख दिया, है ना, गिरवी रख दिया सब लोगों के पास, फ्रॉडुलेंट तरीके से पैसे ले लिया। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर जो लोग है डील करना चाह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आएंगे तो ये फ्रॉड से भी बच जाएंगे। तो ये है हमारा सेक्शन 80 बोल रहा, क्या बोल रहा है कि जब आपने रजिस्टर कराया, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, उस दिन से हम अज्यूम कर लेंगे कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन है जो आपने एसेट्स गिरवी रखे, तो सारे पढ़ के आए तब डील करें। हम अज्यूम करते हैं वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के आए। और दूसरा, कंपनी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाएगा अगर लॉस होगा। और दूसरा, कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से, मतलब कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा फिर। अगर कंपनी ने भी अगर फ्रॉड करना चाहा ना तो कंपनी कर नहीं पाएगी, क्योंकि सब एक्स्ट्रा स्मार्ट बन जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, जो सेक्शन 81 और 85 है ना, ये न्यू सिलेबस में ऐड हुए हैं, ओल्ड सिलेबस में ना बस सेक्शन के नाम गिवन थे।
तो मैं बस इस पे 1-1 मिनट लगाऊंगी, है कुछ नहीं ये वाले सेक्शंस में। 81 कहता ये जो चार्जेस की जो एसेट गिरवी रखने की इंफॉर्मेशन है ना, रजिस्ट्रार क्या बनाएगा, उसका एक रजिस्टर रेडी करेगा जिसमें सारी एंट्रीज डालेगा, और ये भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो सब कंपनीज के केस में रजिस्ट्रार एक क्या बनाएगा, रजिस्टर बनाएगा। ठीक है, जिसमें सारी डिटेल्स होगी चार्जेस से रिलेटेड, जो भी एसेट गिरवी रखे, कौन सी कंपनी ने कौन सी डेट को एसेट गिरवी रखा, अमाउंट, सब डिटेल्स। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, है ना, एमसी के पोर्टल पे ही, जो आपको बताया, mc.gov.in या MC21 बोल दो। मैंने आपको एमसी की वेबसाइट ओपन करके भी दिखाया था बच्चों को। ठीक है, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन है उसी को बोल देते हैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस, और वो कोई भी पैसे दे के नजर मार सकता है उस पे, जो आपको बोला ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये 81 में था, बस इतना सारा सेक्शन। 85 में क्या था, कहते जैसे आरओसी को भी बना के रखना है रजिस्टर, कंपनी को भी बना के रखना है रजिस्टर। ठीक है, कंपनी को रजिस्टर ऑफिस में क्या बना के रखना है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब जो मेन उनका ऑफिस होता है वहां पर एक रजिस्टर रखना है। कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 7, और वो परमानेंटली रखना है। ठीक है, और कहते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज था ना, जो मेन डॉक्यूमेंट बना था दोनों पार्टीज के बीच में, कंपनी और बैंक के बीच में, कहते हैं उसकी कॉपी भी रखो। और उसकी कॉपी कितनी देर हमने रखनी है, कम से कम 8 साल फ्रॉम डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। अभी ये जो डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, आगे सेक्शन 82 और 83 करेंगे इसके बारे में। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मतलब आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था वो पूरा हो गया, आपने हिसाब किताब बैंक का पूरा कर दिया, सेटिस्फाई हो गया बैंक, अब वो खत्म हो गया काम। ठीक है, मतलब पैसे उलटा दिया आपने बैंक। कहते जब वो सेटलमेंट होगी ना, तब आपने अपने डॉक्यूमेंट रद्दी में नहीं देने, फेंकने नहीं है, उसके बाद भी कम से कम 8 साल आपको रखने होंगे। ठीक है जी, और ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा, कोई भी आके इसको देख सकता है, नजर मार सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। कौन देख सकता है, बिना फीस के मेंबर्स और क्रेडिटर्स को अलाउड है देखना, बाकी कोई भी और पर्सन देख सकता है पर फीस के साथ। और वो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एओए एमओए जो मेन जन्म पत्री होती है कंपनीज के ना, आर्टिकल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डाल सकती है कंपनी। ठीक है, तो ये किया तो कोई भी नजर मार सकता है फीस के साथ, कोई भी पर्सन। ठीक है, एंड मेंबर स्टेटस विदाउट फीस। और ये रजिस्टर में क्या डालनी होती है, चार्जेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई नया क्रिएट हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं, पैसे लुटा दिए, सेटिस्फाई हो गया, या प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आपने किसी को बेच दी, जिसके ऊपर एसेट को ऊपर गिरवी आपने रखा हुआ था वो किसी को बेच दिया। कब, कहते जैसे ही एसेट के ऊपर आपने इमीडिएटली विदाउट एनी डिले, जैसे क्रिएट हुआ एसेट के ऊपर चार्ज गिरवी रखा, कुछ चेंजेस आए, पैसे लौटा दी, साथ की साथ एंट्री कर दो। और वो कौन चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, साइन करेगा, डायरेक्टर कंपनी का या सीएस या कोई भी और बोर्ड का बंदा। ठीक है, तो ये थे छोटे से 2 सेक्शन जो कि आपके न्यू सिलेबस में 2 ऐड हुए थे, पर वहां पे जस्ट ओल्ड सिलेबस में एक एक दो दो लाइन में मेंशन थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। ठीक है, अब आपका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 82 पे आती हूँ मैं एक बार। ठीक है, सेक्शन 82। ठीक है, सेक्शन 82 आपका ये थोड़ा हैंड रिटन फॉर्म में मैंने मेंशन किया हुआ है, समझ आ रही है कि नहीं आपको, बताना जरा। ठीक है, चलो अब इसमें है क्या। ठीक है, कंपनी टू रजिस्टर, ये देखो अभी मैंने आपको बताया ना, 82 में क्या है, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, बताना जरा। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जिस पर्पज के लिए आपने ऐसे लिया, मतलब आपने लोन लिया था जिस पर्पज से, वो पूरा हो गया, आपने हिसाब किताब पूरा कर दिया बैंक का। ठीक है, मैंने बैंक से लोन लिया था 10 लाख का, है ना, कोई मेरा पर्पस था, जैसे घर बनाना था या कुछ करना था या कोई मशीनरी खरीदनी थी। ठीक है, तो वो पूरा हो गया और मैंने बैंक के पैसे लौटा दिए। या दूसरा मतलब पैसे लौटा दिए या तो मैंने, या दूसरा क्या, जो एसेट गिरवी रखा हुआ था वो छुड़वा के उसकी जगह ना मैंने कोई और एसेट दे दिया और अपना हिसाब किताब पूरा कर दिया, मतलब वो बैंक की एक तरह से सेटलमेंट होगी। कहते जब ऐसा गिरवी रखा था तब बताना आरओसी को, कुछ चेंजेस होती है तब बताना है, और जब हिसाब किताब पूरा हो जाए तब भी बताना है आरओसी को, ताकि वो देखो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आओ जरा एक बार 82 आपको मैं हैंड रिटन नोट से बताऊं। ठीक है, यही बोला हुआ है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है इधर, कि आपने पैसा पूरा दे दिया, पेड इन फुल। नजर आ रहे हैं, बड़ा करूं इसको, बोलो जी बोलो, आ रहे नजर में। हाँ जी बोलो बच्चों, हाँ जी, बड़ा करूं या ठीक है, बताओ बताओ फटाफट से, थम्स अप वगैरह कर दो। है विजिबल, हाँ जी, है विजिबल, नाउ वो विजिबल। यस मैम। ठीक है चल।
सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, पैसा आपने पूरा लौटा दिया आपने बैंक का, या उसी को हम बोल देते हैं सेटिस्फाइड इन फुल। सेटिस्फाइड क्या होता है भाई, जब पूरी संतुष्टि हो जाती है बैंक की या चार्ज होल्डर की, उसका पैसा लौटा दिया, है ना, या पैसा लौटा दिया पेड इन फुल, या क्या कर दिया, एसेट ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफर्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग रिलीज फ्रॉम चार्ज। कहते हैं हमने, जैसे मैंने अपना घर रखा था ना गिरवी बैंक को, अब क्या था, मेरा पर्पस पूरा हो गया जिसके लिए मैंने लोन लिया था, इसकी जगह, ठीक है, ये एसेट मैंने छुड़वा लिया और पैसे लुटाने थे बैंक के, उसकी जगह ना मैंने नया एसेट, कोई और प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो दे दी बदले में मैंने। तो ये क्या हो गया, पेड इन फुल मतलब पैसे लुटा दिए, कैश, चेक, जो भी आजकल इतने सारे मोड ऑफ पेमेंट है, या सेटिस्फाइड इन फुल मतलब आपने कोई नया एसेट इक्वल अमाउंट का आपने बैंक को ऑफर कर दिया, तो भी बैंक खुश हो गया। तो ये है मतलब। अब यहाँ पर देखो, टाइम लिमिट फॉर गिविंग इंटीमेशन। अब कंपनी को इसकी इंफॉर्मेशन भी देनी है, हर चीज की इंफॉर्मेशन आरओसी को जाएगी, ठीक है, ताकि एमसी की वेबसाइट पे कोई भी पब्लिक में अगर किसी ने इंफॉर्मेशन देखनी है, सही इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। अगर यहाँ पे पूरा हो गया हिसाब किताब और फिर भी वहां पे शो हो रहा है एमसी की वेबसाइट पे, तो गलत इम्पैक्ट आएगा ना कंपनी का। तो यहाँ पे 30 दिन, देखो लॉ में ना काफी टाइम लिमिट सेम चलती है, जैसे इस चैप्टर में तो 30 दिन 30 दिन 30 दिन, एक 30 दिन और 3 साल वाली टाइम लिमिट्स काफी सिमिलर है लॉ में, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर अंदर हमारे को किसको बताना है, आरओसी को बताना है। 30 दिन कब से, जब आपने हिसाब किताब कर दिया बैंक का। और किस में बताना है, ये सारा ऑनलाइन एमसी की वेबसाइट पे फॉर्म सारा मैंने दिखाया था बच्चों को, ठीक है। आप कहोगे तो बाद में दिखा भी दूंगी फिर से। फॉर्म नंबर 4 मैं आपको फिल करके इंफॉर्मेशन देना है ऑनलाइन, डिजिटली भर के, डिजिटली साइन करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक्सटेंशन दे रखी है कुछ, आपको याद है अभी पीछे हम करके आए थे 77 में, एक्सटेंशन 2 नवंबर 18, यहाँ पे 30 प्लस कितना था बताओ जरा, बोलो बोलो फटाफट से, कितना था यहाँ पे। 270। हाँ हाँ, दोनों तरफ 30 + 270, और यहाँ पे टोटल 6 महीने की दे दी थी। और इधर राइट साइड ऑन और बिफोर जो अब लगती है कंपनीज को, 30 + 30 + 60, 120 दिन का था, ठीक है। मैंने कहा था अब करंट कंपनीज पे ये वाली लगी क्योंकि ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 18, उससे पहले की तो वो पुरानी कंपनीज के लिए थी। अब ये एक्सटेंशन इसमें कैसे मिल रही है, ये जो इधर साइड थी, लेफ्ट साइड, ऐसे कोरिलेट किया करो सच में, और आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, 30 + 270, और फीस देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा आपको एडिशनल। तो यहाँ पे जब आपका हिसाब किताब हो जाएगा ना बैंक के साथ, तो आपको 30 दिन के अंदर बताना है, नहीं तो साथ में आपको 270 दिन की, आपका अगर कोई जरूरी कारणवश था, आरओसी ऐसे नहीं दे देगा फ्री फंड में, अगर कोई सफिशिएंट कॉस्ट था 270 दिन के अंदर आपको और एक्सटेंशन मिल सकती है। तो टोटल आपको इस सेक्शन में, सेक्शन 82 में 300 दिन की टाइम लिमिट मिलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, नोटिस टू चार्ज होल्डर बाय आरओसी। अब आप बताओ, कंपनी ने आरओसी को बता दिया, देखो अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो करने लगे, कंपनी ने आरओसी को बताया कि हिसाब किताब पूरा हो गया बैंक का। अब आरओसी की आंखें बंद करके एंट्री डाल दे, वो तो खत्म हो गया, हो जाएगा जो चार्ज इतनी देर से कहानी चल रही थी, क्लियर हो जाएगा एक तरफ से, कंपनी एक तरफ से क्लियर हो जाएगी। तो आरओसी क्या करेगा, बैंक से कंफर्म करेगा, चार्ज होल्डर से कंफर्म करेगा, ठीक है। कैसे कंफर्म करेगा, नोटिस भेजा जाएगा आरओसी के द्वारा, मतलब एक डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, लेटर, जिसको शो कॉज नोटिस या नोटिस बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसको पूछा जाएगा, ठीक है, आरओसी वहां पर बैंक को चार्ज होल्डर से पूछेगा कि शो कॉज वाई पेमेंट और सेटिस्फेक्शन नॉट टू बी रिकॉर्डेड। कहता आप बताओ क्यों ना हम ये रिकॉर्ड करें एंट्री, कि आपका हिसाब किताब पूरा हो गया, पेमेंट कर दिया, सेटिस्फाई आपको कर दिया, आप बताओ क्या रीजन है कि हम क्यों ना करें। तो यहाँ पर देखो, इधर 14 दिन की मोहलत, अभी पीछे सेक्शन में करके आए थे, 14 दिन की एक और मोहलत मिली थी वहां पे, कि कंपनीज को अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कौन से सेक्शन में था ये 14 दिन वाला, और बताओ जरा, बोलो बोलो फटाफट बताओ, कौन से सेक्शन में था और ये 14 दिन वाला, रिलेट करके बताओ फटाफट, बोलो जी बोलो, सेक्शन, बोलो बोलो फटाफट, शुरू से शुरू हो जाया करो। 2 क्लॉज 16 में डेफिनेशन थी, 77 में कंपनी ने करना है, ठीक है। फिर 78 में कौन सा था, कंपनी ने ना बताया आरओसी को तो चार्ज होल्डर बता देगा। तब मैंने कहा था एकदम नहीं आंखें बंद करके वो एंट्री करेगा, वो कंपनी को क्या भेजेगा, हाँ नोटिस भेजेगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, तो 14 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, वो फिर रजिस्टर कर लेगा अगर कोई ऑब्जेक्शन है रिसीवर। तो रिलेट किया करो, बहुत ईजी होती है, टाइम लिमिट्स भी याद रहती है। तो यहाँ पे भी देखो 14 दिन की क्या है, टाइम लिमिट गिवन है। अगर कोई रीजन नहीं आया, है ना, किसकी तरफ से, बैंक की तरफ से,
तो क्या कर देगा, आरओसी अपने रजिस्टर में एंट्री डाल देगा और कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने एंट्री डाल दी। और इधर देखो क्या हुआ, कॉज शोन बाय चार्ज होल्डर, भाई कुछ उसने कारण शो किया है जिसके कारण लग रहा है कि नहीं डालनी चाहिए एंट्री। ठीक है, तो अब क्या करेगा आरओसी, आरओसी ना अपने रजिस्टर में एंट्री नहीं करेगा, एक नोट डाल देगा, जैसे हमने डालते एक छोटा सा नोट डाल दिया, प्रॉपर एंट्री नहीं डाली, एक नोट डाल दिया और वहां पे क्या लिख दिया, रीजन लिख दिया। ठीक है, रिकॉर्ड ए नोट टू इफेक्ट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, नोट लिख दिया कि इस कारण मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की, कि हिसाब किताब पूरा होगा, और साथ में कंपनी को बता देंगे। आपको समझ आया? तो आरओसी ना कंफर्म करता होता है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज आती है, इसके बाद कंपनी एक तरह से क्लीन चिट हो जाएगी, क्लीन चिट मिल जाएगी कंपनी को। ठीक है, और कहते कौन से केस में चार्ज होल्डर को बैंक को नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, ये जो ऊपर हम बात कर रहे हैं 14 दिन वगैरह वाली, कहते आपको उस केस में जरूरत नहीं है आरओसी को भेजने के लिए जिसमें ये जो फॉर्म 4 की बच्चों बात कर रहे हैं ना, फॉर्म 4 अगर बैंक नहीं भेजे, अब यहाँ पर हमने किया था ना सेक्शन 77 और 78 में, कंपनी कर देगी, नहीं किया तो चार्ज होल्डर कर देगी। यहाँ पे भी फॉर्म 4 देखो कौन कर सकता है फिल। ठीक है, यहाँ पे कौन कर सकता है फिल, कंपनी भी कर सकती है। ठीक है, फॉर्म नंबर 4, या चार्ज होल्डर भी कर सकता है। ठीक है, या देखो चार्ज होल्डर के अगर उस फॉर्म पे अगर सिग्नेचर्स हो रखे हैं बैंक के, हम कोई भी सिग्नेचर्स कब करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के। ठीक है, अगर वहां पे बैंक ने पूरा पढ़ के वहां पे डिजिटली साइन किया हुआ है तो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि उसको पता है कि हिसाब किताब पूरा हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन है तभी उसने साइन किया ना फॉर्म 4। तो अब तो फिर भेजने की जरूरत है नोटिस, क्योंकि वो बैंक ने ही साइन कर दिया वो वाला फॉर्म जिसमें लिखा हुआ था कि कंपनी ने इतने पैसे दे के सारा हिसाब किताब पूरा हो। तो कहते हैं अगर फॉर्म में बैंक के साइन है तो कोई जरूरत नहीं है आपको भेजने की नोटिस। ठीक है, बिल्कुल ये ऑब्वियस ही बात है। अच्छा फिर आगे देखो यहाँ पे, फिर क्या करेगा आरओसी, सर्टिफिकेट दे देगा, किसमें, फॉर्म नंबर 5 में। मतलब फॉर्म नंबर 4 कंपनी भेज रही है आरओसी को, ठीक है, और फिर बदले में ये सर्टिफिकेट दे रहा है फॉर्म नंबर 5। इंटर रिलेटेबल है सभी। अच्छा, और ये जो हमने अभी पीछे बात की थी ना, देखो जो मैं आपको बताई थी सेक्शन 1 और 85, ठीक है, जिसमें रजिस्टर्स की बात है। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, हमने जो अभी पढ़ा था सेक्शन 85, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज जो होता है उसको कम से कम 8 सालों के लिए रखना होता है। कब, जब एसेट गिरवी रखा या एसेट क्रिएट किया या रजिस्टर हो, तब से नहीं, जब हिसाब किताब पूरा हो जाता है ना तब लोग फेंक देते हैं डॉक्यूमेंट, कहते हैं तब से कम 8 साल के लिए आपको रखें। ठीक है, ये अभी हम सेक्शन 85 में भी करके आए थे। कौन से डॉक्यूमेंट परमानेंटली रखने हैं हमने, 85 में लिखा होता फॉर्म 7 जो रजिस्टर है, जो कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। और ये आपका जो चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, उसमें भी आपने किया हुआ है कि प्रिजर्व करके रखनी है बुक्स कम से कम 8 सालों के लिए। तो रिलेट किया करो, बहुत इजी है, टाइम लिमिट्स याद है। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे फिर हम, बोलो जी बोलो। यस मैम। चलो 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 चलो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, छुटपुट सी चीजें रह गई अब तो, बिल्कुल देखो अब आगे क्या 83 में। ठीक है, हमने 77 कर लिया, कंपनी की ड्यूटी है। ठीक है, 2 क्लॉज 16 में डेफिनेशन थी। ठीक है, 78 में कंपनी ना के चार्ज होल्ड कर देगा। 79 में भाई अगर आपने एसेट बेच दिया तो उस कंपनी की ड्यूटी बनती है जिसने परचेज किया, कि वो बताए, या कुछ चेंजेस होते हैं मॉडिफिकेशन उसके बारे में बताओ आरओसी को। मतलब बहुत सिंपल है, चेन की तरह चलते हैं बिल्कुल। ठीक है, फिर हमने क्या किया 80 में, डीम्ड नॉलेज, भाई कोई भी एमसी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा था या डीम्ड नॉलेज हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया 81 और 85 रजिस्टर के बारे में था, भाई आरओसी रजिस्टर बना के रखी और इधर 85 में कंपनी। फिर अच्छा अभी 82 करके आए, 82 में क्या आता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, अगर हिसाब किताब हो गया पूरा तो उसके बारे में बता दो। अब 83 देखो कितना सिंपल है, अपने आप से रिवाइज करते जाओ हो जाएगा। 83 में देखो, अब हम 83 पे पहुंच गए। ठीक है, कहते हैं रजिस्ट्रार के पास पावर है एंट्रीज करने की, किससे रिलेटेड, अगर क्या हो गया चार्ज आपने सेटिस्फाई कर दिया, मतलब हिसाब किताब पूरा हो गया। ठीक है, या जो एसेट गिरवी रखा होता है वो रिलीज हो गया। अच्छा, यहाँ पे कौन से पावर की बात कर रहे हैं रजिस्ट्रार की, देखो हमने यहाँ इंफॉर्मेशन कहा था ना कि किसकी ड्यूटी है, या कंपनी बताए या बैंक या चार्ज होल्डर बताए। ठीक है, या एक हमने अभी पीछे किया था 79 में कि अगर एसेट गिरवी रखा हो किसी कंपनी को हमने बेच दिया, तो उस परचेजिंग कंपनी की ड्यूटी बनती है बताना। तो अब देखो इन लोगों की ड्यूटी बनती थी ना आरओसी को बताना, ना इसने बताया कि हिसाब किताब हो गया या एसेट अब रिलीज हो गया, ना इसने बताया ना इसने बताया, कहीं से पता ही नहीं चला आरओसी को। ठीक है, रजिस्ट्रार को कहीं से पता नहीं चला, इन तीनों की तरफ से इंटीमेशन नहीं है।
जो वो फॉर्म भर के उनको बतानी चाहिए थी। पर आरओसी को कहीं बाहर से पता चल गया, कहीं बाहर से पता चल गया। जैसे हमने एग्जाम्पल नहीं किया था, सोच समझ के बात करनी चाहिए, है ना, आग की तरह फैलती है कोई भी कही हुई बात, है ना। तो आरओसी को कहीं ना कहीं से पता चल गया। आजकल सब इतना सेंट्रलाइज सिस्टम है, पता चल ही जाती है इन्फॉर्मेशन, कोई छुपा नहीं सकता। सबके पैन आधार लिंक्ड है, ये सब है ना चीजें। तो यहाँ पर एक आपके आईटीआर मतलब वेबसाइट पे अब कुछ टाइम से क्या अनेबल हो गया, वहां पे एनुअल इंफॉर्मेशन एक आ जाती है सभी लोगों की इनकम टैक्स की वेबसाइट से। ठीक है, तो जो इनकम आपको पता भी नहीं थी वो भी वहां पे डिस्क्लोज की होती है। ठीक है, तो आरुषि को कहीं से पता चल गया। आरुषि फिर खुद से एंट्रीज डाल सकते हैं रजिस्टर में, ये है पावर बताई 83। ठीक है, बस यही होता है मेन कॉन्सेप्ट। अंदर की जो पढ़ने वाली चीज है वो तो फॉर्मेलिटी रह जाती है। ये थी मेन चीज जो आपको बता दी, फिर अंदर की पढ़ने की जरूरत नहीं होती अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। आओ जरा आगे चले। अब यहाँ पे क्या किया हो, आरओसी के पास अगर कुछ एविडेंस है, सबूत है, जिसके बेस पे बाहर से पता चला, और कुछ सबूत भी है आरओसी को कि पैसा लुटा दिया या सेटिस्फाई कर दिया पूरा का पूरा, या कुछ हिस्सा कर दिया उसका पूरा। जैसे 10 लाख थे, 10 लाख पूरा का पूरा दे दिया, उसके बदले एसेट दे दिया। या सेटिस्फाइड इन फुल या पार्ट, मतलब 10 लाख में से या तो 5 लाख आपने लुटा दिए, मतलब कुछ भी कुछ चेंजेस हो रही है ना। या मतलब यहाँ पे जैसे 10 लाख का लोन था, पूरे का पूरा लुटा दिया, उसमें से कुछ हिस्सा लुटा दिया आपने वापस। सेटिस्फाइड इन फुल का क्या मतलब हो गया, वही कि पूरा का पूरा नहीं सेटिस्फाई किया, बैंक का हिसाब किताब पूरा नहीं किया उसका, या तो कुछ हिस्सा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, एसेट की बात हो रही है। यहाँ पे देखो कुछ कहते हैं जो आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई थी, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे 5 बिल्डिंग्स क्या रखी हुई थी, गिरवी रखी हुई थी, उसमें से कुछ एक बिल्डिंग मैंने क्या करवा ली, रिलीज करवा ली। ठीक है, या अब क्या होगी, मैंने किसी को बेच दी, अब उसको क्या बोलते हैं, सीज टू बी प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। या रिलीज होगी, अब उसके ऊपर वो मुक्त हो गया, चार्ज से फ्री हो गया। ठीक है, या सीज टू बी प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, अब वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं रही। कुछ भी ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है आरओसी को खुद से, कहीं बाहर से। इनको बतानी चाहिए थी, इन्होंने बताई नहीं, कहीं बाहर से पता चली और उसका सबूत भी है। तो क्या करेगा आरओसी, देखो आरओसी रिकॉर्ड कर लेगा ये एंट्रीज अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में। ठीक है, एंड कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी कंपनी या चार्ज होल्डर ने या बाहर किसी से, हमारे को पता चलती है और उसका एविडेंस है तो आरओसी कर सकती है। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज गिरवी रखा था, थर्ड पार्टी को बेच दिया, उस केस में भी किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे पावर दी है आरओसी को, खुद से भी एंट्री डाल सकती है। ठीक है, और बस इस केस में क्या था नया पॉइंट एक, कहते कि आरओसी ना एंट्रियां तो डालने की पावर है, एंट्रियां डालने के बाद, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर जब रिकॉर्ड कर दी ना एंट्री, तो आप ना पार्टीज को बता दो जिसका इन्वॉल्वमेंट था, जैसे कंपनी होगी, बैंक होगी, या थर्ड पार्टी, जिसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है ना, जिसका इसके ऊपर असर हो सके, उसको बता दो प्लीज। वही देखो 30 दिन वाली लिमिट आ गई। ठीक है, इस चैप्टर में 30 दिन वाली लिमिट चली, और एक वो दो जगह पे 14 दिन वाली। अच्छा, फिर बैंक क्या करेगी, यहाँ पर बैंक नहीं सच आरओसी क्या करेगा, अगर तो आपने 10 लाख का लोन दिया था, 10 का 10 लाख आपने बैंक का हिसाब किताब पूरा कर दिया, मतलब सेटिस्फेक्शन, आरओसी रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन फुल। इन फुल मतलब 100% आपने पूरा का पूरा हिसाब किताब पूरा सेटल कर दिया बैंक से। 10 लाख का लोन दिया, 10 लाख लौटा दिया आपने, चाहे आपने पैसे देके कैश चेक जो भी डिजिटल मोड या बराबर का वैल्यू का एसेट देके या कुछ भी, अगर तो पूरा का पूरा हिसाब किताब होगा, तो आरओसी पता है क्या करता है, सर्टिफिकेट देता है आपको, किसमें, फॉर्म नंबर 5 में। ठीक है जी, फॉर्म नंबर 5 में आपको देता है। ठीक है, अभी हम पीछे कौन सा करके आए हैं, 82 नंबर, देखो इसमें भी वही था ना फॉर्म, कि जब हिसाब किताब पूरा हो जाता है इन फुल, ठीक है, तो फॉर्म नंबर 5 में सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और अब आरओसी को किसी ने बताया नहीं, ये वाले सेक्शन में देखो कंपनी या चार्ज होल्डर को बताना था, तब आरओसी ने इशू किया था फॉर्म नंबर 5। ये फॉर्म नंबर 4 भर के दे रहे थे और 5 में इशू कर रहा था। और इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें किसी ने बताया ही नहीं बेचारे, हमारे आरओसी को बताना चाहिए, तो उसको खुद ही पता चल गया, है ना, बड़े लोग होते हैं। तो फॉर्म नंबर 5 इशू कर देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। हाँ जी, बोलो जी बोलो, समझ आया बच्चों, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। अब बहुत छुटपुट टॉपिक्स रह गए हैं, बस 1-1 मिनट वाले अब हमारे क्या रह गए हैं, सेक्शंस रह गए। हाँ जी बोलो, समझ आया बच्चों यहाँ तक, बोलो बोलो, बोलो यस जी मैम। बोलो। ठीक है जी, ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, सेक्शन 84 में क्या था, ठीक है, कुछ ना यहाँ पे इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर या मैनेजर, यहाँ पे कुछ लोग ना अपॉइंट किए जा रहे हैं।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कई बार ना कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, कि आप ना कोई बंदा अपॉइंट करो जो कि जो एसेट, यहाँ पे क्या बात करें, चार्जेस, चार्जेस मतलब जो एसेट हमने गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है, जो एसेट गिरवी रखे हुए हैं वो चीज का ध्यान रखने के लिए कोर्ट कहता है, ऑर्डर दे देता है कि आप बंदा अपॉइंट करो जो इसको देखे, ठीक है। यहाँ कई बार क्या होता है, वो जो हमने कंपनी और बैंक के बीच में जो डॉक्यूमेंट बना होता है, इंस्ट्रूमेंट और चार्ज, कई बार उसमें एक टर्म कंडीशन या एक क्लॉज डाला होता है कि हम ना एक बंदा अपॉइंट करेंगे, ये वाला मैनेजर जो ये सारा काम का देखेगा, ठीक है। तो मेन काम ये रिसीवर या मैनेजर इस बंदे का क्या होगा कि सपोज मैं पैसे जब लुटाने थे मैं लुटा नहीं पाई, अब बैंक क्या करेगा, वो जो सिक्योरिटी, वो जो घर गिरवी रखा था या जो प्रॉपर्टी गिरवी रखता है वो बेच के रिकवर करेगा ना। तो बैंक ना ये वाले मैनेजर, सपोज मैनेजर कौन है, मिस्टर ए, बैंक ना इसकी ड्यूटी लगा देगा कि तू ये बेच, ये तेरी जिम्मेदारी है, तू देख ये एसेट का, तू देख बेच और पैसे हमारे को रिकवर करके दे। तो ये मेन काम होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब आप ये बंदा अपॉइंट कर रहे हो तब आपको आरओसी को बताना है, एंड जब ये बंदा छोड़ के जा रहे हैं तब आरओसी को बताना है। आप देख रहे हो कितना इजी है चैप्टर, हर चीज की इंफॉर्मेशन हमारे को रजिस्ट्रार को बतानी है या आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हर चीज की इंफॉर्मेशन बतानी है, क्योंकि दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कोई भी देख सकता है, तो सही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए पब्लिक के पास, ठीक है। तो यही था, बस ये था इसमें, ठीक है। तो आओ जरा एक बार फटाफट से हम देखें इसमें। कहते हैं कि इफ एनी पर्सन, जैसे बैंक या लेंडर या चार्ज होल्डर की बात करें, ठीक है, उन्होंने बंदा अपॉइंट किया जिसको नाम बोल देते हैं रिसीवर या मैनेजर, ताकि वो मैनेज करे प्रॉपर्टी, कौन सा जिसके ऊपर जो ऐसे गिरवी रखे उसका ध्यान रखे। और क्यों ये बंदा अपॉइंट किया, क्योंकि कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स उसको मिले हैं, या और मतलब, या एक तो लॉ में ना एंड और जहां पे होती है ये चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो या इंस्ट्रूमेंट, या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज जो मेन डॉक्यूमेंट बना था दोनों पार्टीज के बीच में, उसमें वहां पे लिखा हुआ है कि पावर है कि बैंक या चार्ज होल्डर क्या कर सकते हैं, एक बंदा अपॉइंट कर सकता है एसेट जो गिरवी रखे उसका ध्यान रखे, या पैसे जब रिकवर करने का टाइम है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, कंपनीज एक्ट क्या बोल रहे हैं, कहते जो बंदा अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में बैंक रख रहे हैं ना मैनेजर, तो उसको कंपनी को भी बताना है और आरओसी को भी बताना है। यहाँ पे सिर्फ आरओसी को नहीं बताना, बैंक यहाँ पे कंपनी को भी बताएगा कि जो आपने ऐसे मुझे सिक्योरिटी के तौर पे दिया है, गिरवी रखा है, उसको उसको मैनेज करके मैंने एक बंदा रखा है, ठीक है। तो कंपनी को भी बताना है और आरओसी को भी बताना है, दोनों को बताना है यहाँ पर। और कैसे बताना है, जाके थोड़ा ना बताना है, टेलीफोन करके थोड़ा बताना है, एमसी की वेबसाइट पे फॉर्म्स पड़े हैं वो भर के सबमिट करने हैं हमारे। कौन सा फॉर्म, यहाँ पे नोटिस भेजा है, नोटिस मतलब बताना, और किसमें, फॉर्म नंबर 6 में, है ना। अब तक कौन से हमने फॉर्म कर लिए, 1, 9, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और एक 7 की है, ये 6 आ गया हमारा, ठीक है। फॉर्म 6 में हमने क्या देना है, इंफॉर्मेशन देनी है कि हमने बंदा अपॉइंट किया है, कंपनी को भी बताना है और आरओसी को बताना है। और साथ में वो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगा दो, एक सबूत, एक एविडेंस अटैच कर देंगे ये, कि कोर्ट के ऑर्डर के कारण हम ये बंदा अपॉइंट करें, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज में पावर मिली हुई है लिखा हुआ है, उसकी कॉपी साथ में लगा दो, एक तरह से सबूत का काम करेगी, प्रूफ का काम करेगी, ठीक है। और कब बताना है, ये 30 दिन के अंदर अंदर बता दो, कहते कंपनी और आरओसी को, जब वो ऑर्डर पास हुआ कोर्ट का, या आपने जब वो बंदा रखा, 30 दिन की, देखो फिर आगे 30 दिन वाली लिमिट, ठीक है। एक 30 दिन और 3 साल, ये पूरे लॉ में ये दो लिमिट ज्यादातर चलती है, पर इस चैप्टर में 30 दिन और एक 14 दिन वाली लिमिट चल रही है हमारी। और कहते जब ये बंदा छोड़ के जाएगा, ठीक है, सेसेशन मतलब छोड़ के चला गया, ठीक है। जब ये जो बंदा हमने मिस्टर ए जो अपॉइंट किया था, बैंक ने रिसीवर या मैनेजर बोल दिया, सीजेस टू होल्ड ऑफिस, ठीक है, तब ये बंदा क्या देगा, तब ये खुद बताएगा। पहले बैंक अपॉइंट करा था, बैंक बता रहा था कंपनी आरओसी को, अब ये बंदा छोड़ के जा रहा है, अब इसकी ड्यूटी बनती है कि ये कंपनी और आरओसी को बताए, नोटिस भेज के, नोटिस मतलब फॉर्म नंबर 6, वही वाला ऊपर जो फॉर्म है ना, फॉर्म नंबर 6 में जब वो आया तब भी बताना है कंपनी और आरओसी को, और जब वो गया, जब वो छोड़कर भी गया तब भी बताना है कंपनी और आरओसी को। और कैसे बताना है, फॉर्म नंबर CHG, मतलब CHG शॉर्ट फॉर्म है चार्जेस की, फॉर्म नंबर 6, सिंपल है, बस ये था, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, फिर तो 2-2 सेकंड का काम रह जाता है। अब भी मैं तो ज्यादा टाइम लेके आपको बता रही हूँ कि अगर बाई चांस नहीं भी किया आपने तो भी आ जाए समझ, नहीं तो सच में एक एक सेक्शन पे हमने कुछ सेकंड्स ही देने होते हैं। आओ जरा, ठीक है, 86 में क्या है, ठीक है, लास्ट वाले सेक्शंस कौन से होते हैं हमारे हर चैप्टर में, भाई अगर आपने ये फॉलो ना की कंपनीज एक्ट की बातें, कंपनीज के मम्मी पापा कौन है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, जो एक्ट है हमारा,
ठीक है, तो अगर मम्मी पापा की बातें ना सुनी तो सजा मिलेगी। सेक्शन 86 कहता, अगर आपने ये बातें ना सुनी ना मम्मी पापा की, ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं, सेक्शन ये जो हमने 77 से लेके अब तक जो बातें की हैं, सेक्शन 77 से लेके 85 में जो बातें की हैं, तो कंपनी को 5 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, है ना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी गुनाह जिनका था ऑफिसर्स को, उनको 50,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखो, एक इसमें बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, ये तो इस सेक्शन में दी हुई है पनिशमेंट, सेक्शन 86। फिर एक ना इसी सेक्शन में बोला होता कि सेक्शन 447 भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 447 कॉन्सेप्ट पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। भाई अगर कुछ धोखाधड़ी वाला काम चल रहा है, फ्रॉड से रिलेटेड आपने कुछ मतलब फ्रॉड किया, आपने धोखाधड़ी किया, तो आपको पेनल्टी लगेगी 447 के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे पनिशमेंट फॉर फ्रॉड का क्या मतलब है, अगर किसी बंदे ने विलफुली मतलब अपनी मर्जी से क्या किया है, गलत इंफॉर्मेशन दी है, देखो गलत इंफॉर्मेशन दी है या जरूरी इंफॉर्मेशन छुपा ली, समझ लगा आपको। इफ एनी पर्सन विलफुली फर्निशेस फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब अपनी मर्जी से जानबूझ के बंदे ने ना गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या और मतलब या नोइंगली सप्रेसेस मटेरियल इन्फॉर्मेशन, सप्रेसेस मतलब छुपाना, कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन छुपा ली, मतलब वो कुछ फ्रॉड करना चाह रहा था, या गलत इन्फॉर्मेशन दी उसने जानबूझ के, या छुपा ली जरूरी इन्फॉर्मेशन जो बतानी चाहिए थी बताई जानबूझ के, तो ये वाले फ्रॉड के केस में उसको पेनल्टी लगेगी 447 वाली। ठीक है, 447 ना देखो बहुत मिसलेनियस चैप्टर का ये पार्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट जनरली फटाफट से बता दिया था, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स में 447 आ रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पे फटाफट बता दिया था कि इसमें होती कौन सी है पेनल्टी, क्या होती है। ठीक है, इसको फटाफट से आपने रीडिंग देखी, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस में ये आ रहा है, इसका रेफरेंस दिया हुआ है, पर अलग से कहीं मेंशन नहीं किया हुआ हमारा, फुल फ्लेज ये अलग से सेक्शन में है ना। आगे मिसलेनियस चैप्टर में क्या दियो, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड एटलीस्ट 10 लाख है, आपने जो धोखाधड़ी वाला काम किया उसमें आपका जो अमाउंट है ना, जो आपका जो अमाउंट है, आपको पहले ना ये दो लिमिट्स देखो, 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर, वो कंपनी का 1% ऑफ टर्नओवर जो है वो निकाल लो, और 10 लाख, दोनों में से जो कम है उसको कंपेयर करो किसके साथ, जो आपने फ्रॉड किया है उसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। अगर जो आपने फ्रॉड किया है इस अमाउंट से ज्यादा है या बराबर है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10 लाख या 1% टर्नओवर निकालो, इसमें से जो कम है, और आपको मैंने बताया था ये जितनी भी लिमिट्स होती है ना, मैक्सिमम केसेस पे आपको 90-95% आपकी लोअर होती है, कुछ जगह पे थी हायर वाली, एक आधी जगह पे। ठीक है, तो ये जो आपका जो पैसा धोखाधड़ी में इन्वॉल्व है, इस ये वाली लिमिट से, है ना, इन दोनों में से लिमिट में जो भी कम है इससे ज्यादा है ना, सपोज आपने अमाउंट इन्वॉल्व है आपका 10 लाख, मतलब आपका कुछ भी 50 लाख इन्वॉल्व है। ठीक है, और यहाँ पे 10 लाख और 1% और टर्नओवर है ना, सपोज ये 10 लाख है और 1% और टर्नओवर आपको निकला कितना, सपोज आपका निकला 5 लाख, कुछ भी निकला। ठीक है, इन दोनों में से लोअर निकालो, कितना हुआ 5 लाख। अब ये देखो, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, 50 लाख था फ्रॉड इन्वॉल्व, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लाख हुआ ना। ठीक है ना, यही हुआ ना, कहते कम से कम इससे ज्यादा होना चाहिए या बराबर। तो आगे क्या है, कहते अगर तो पब्लिक इंटरेस्ट नॉट इन्वॉल्व, अगर पब्लिक का कोई लेना देना नहीं था इसमें, है ना, पब्लिक का कोई लेना देना नहीं था इसमें, तो कहते आपको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड 447 में क्या है, आपको सलाखों के पीछे भी जाना होगा और पैसे भी भरने पड़ेंगे, और हो सकता है दोनों चीजें भी करनी पड़े। ठीक है, अब तक जो पेनल्टीज हम कर रहे थे क्या थी कंपनीज एक्ट में, है ना, वहां पे सलाखों के पीछे नहीं जा रहे थे, कुछ कुछ सेक्शन में था जैसे हमने कंपनी अकाउंट्स में किया था, पर यहाँ पहले चैप्टर में नहीं। 6 महीने से 10 साल की सजा है, 6 महीने कम मिनिमम और 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ में जुर्माना भरना पड़ सकता है, कितना, मिनिमम जितना आपने अमाउंट आपका इन्वॉल्व था आपके फ्रॉड में, या उसका 3 टाइम्स मैक्सिमम हो सकता है। अब देखो इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, ये था अब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है भैया, अगर पब्लिक का इसमें लेना देना था, उनकी क्या गलती थी भैया, आपको सजा ज्यादा मिलेगी, आपने धोखाधड़ी की है। तो यहाँ पे 6 महीने की जगह आप क्या हो जाएगा, 3 साल, 3 साल से 10 साल, बाकी लिमिट सेम है, एंड ये सेम अमाउंट इन्वॉल्व और 3 टाइम सेम। ठीक है, फिर आगे देखो कौन सी लिमिट है हमारी, अमाउंट इन्वॉल्व बोल रहे हैं लेस देन, इधर क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब क्या लेस देन है ये वाली लिमिट से। और यहाँ पे कहते कि अगर ये कम अमाउंट है और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो कहते कोई पनिशमेंट,
वो फिर आप स्पेसिफिक सेक्शन देखो। पर अगर पब्लिक इन्वेस्ट इन्वॉल्व है तो भाई आपको सजा मिलेगी। कहते देखो, जेल के पीछे अप टू 5 साल की सजा, या आपको 50 लाख जुर्माना भरना पड़ सकता है, या आपको दोनों। ये था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से 10 और इधर 3 से 10 हो जाता है, और इधर अप टू 5 years। ठीक है, और अमाउंट इन्वॉल्व है 3 times। दो चीज, दो जगह पे सेम है, बाकी 50 लाख, और इधर लास्ट में बोथ की भी ऑप्शन। ठीक है, समझ आया कि नहीं ये वाला? बोलो जी बोलो। हमारा चैप्टर आखिरी सांसें ले रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है हमारा ये चैप्टर। बोलो जी बोलो। हाँ जी, चले आगे। सेक्शन 87, अब हम लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं। ठीक है जी, आखिरी सांसें ले रहा है हमारा चैप्टर। ठीक है, कौन से लास्ट सेक्शन हमारा? सेक्शन 87। सेक्शन 87। ठीक है, मतलब रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर ऑफ चार्जेस। कहते अब सरकार के पास क्या पावर है? कहते जो आपने पहले एंट्रीज कर दी है ना, फॉर्म भर दिया था ऑनलाइन एमसी की वेबसाइट पे जाके, या एंट्रीज कर दी थी, हो सकता है कुछ गलती से गड़बड़ हो गई आपसे, जानबूझ के नहीं की, कंपनी से कुछ गड़बड़ हो गई एंट्रीज करते टाइम पे। तो यहाँ पे पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो ना रेक्टिफाई कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है रेक्टिफाई करने की। आपको याद है हमने किया था बचपन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना, जो गलतियां हो जाती थी किताबों में वो ठीक करते। तो सेम यहाँ पर, या एक और चीज की परमिशन देता है यहाँ पे सरकार। एक तो कि जो गलती से मिस्टेक्स हुई हैं वो सुधारने का मौका देता है, या दूसरा, जो आपको याद है हमने एक टाइम लिमिट की थी सेक्शन 82 में, 83 में, याद है कि वहां पर अगर हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो आपको कितने दिन में बताना होता है? 30 days प्लस 270 days के अंदर अंदर। याद है कि नहीं आपको? है ना, तो कहते हैं अगर आपका कुछ जरूरी कारण था जिसके कारण आप नहीं बता पाए यहाँ पर, तो फिर आपको सरकार, देखो इसके बाद एक्सटेंशन का हाथ, एक्सटेंशन जो टाइम लिमिट है ना, यहाँ पे कंपनीज एक्ट नहीं कर सकता, ये जो आरओसी है वो नहीं कर सकता, यहाँ पे सरकार के हाथ में होता है। जो कंपनीज एक्ट ने दे दिया यहाँ पर, ठीक है, कि एक्सटेंड इतना ही कर सकते हैं 30 + 270, इसके बाद एक्सटेंशन के लिए हमारे को सरकार की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, इसके जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है ना, तो सीधा हम आरओसी से या मतलब ऐसे नहीं, आपको सरकार को रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो अगर कोई जरूरी कारण था आप ना बता पाए 300 दिन के अंदर अंदर ना, 300 days के, तो सरकार आपको टाइम लिमिट आपकी एक्सटेंड कर देगा। ये है बस इस सेक्शन में। कहते हैं आपने क्या गड़बड़ की है, ये सेक्शन कब अप्लाई हो रहा है? ओमिशन टू इंटीमेट पेमेंट या सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे ओमिट करना मतलब आप गलती से भूल गए, मतलब कुछ जरूरी कारण आ गया, रीजन था, सफिशिएंट कॉज था, जिसके कारण आप नहीं बता पाए विद इन टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कौन सी थी? 30 + 270, टोटल 300 दिन की वहां पे टाइम लिमिट थी हमारी। 30 ओरिजिनल, 270 एक्सटेंड करके बताया होता है। सेक्शन 82 में पढ़ा था ना अभी, जो हैंड रिटन नोट्स थे। ठीक है, तो आरओसी को आप ना नहीं बता पाए। दूसरा क्या हुआ, आपने कुछ पहले आरओसी को भेजी हैं भर के फॉर्म्स, उसमें कुछ चीज रह गई गलती से, या कुछ गड़बड़ हो गई मिस्टेक में। ओमिशन मतलब कुछ छूट गया गलती से, अब मिसस्टेटमेंट मतलब कुछ गलती से हो गया उसमें। मतलब ये क्या है चीजें, किससे रिलेटेड थी? चार्ज आपने क्रिएट किया या मॉडिफिकेशन के टाइम पे, या आपने बताया था जब पूरा हिसाब किताब हो गया, कुछ भी गड़बड़ रह गई या कुछ भूल गए उसमें बताना। और फिर आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इसमें फॉर्म 8 में, फॉर्म नंबर 8 आ गया अब यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी भी कर सकती है, कोई भी और पर्सन यहाँ पे फॉर्म भर के रिक्वेस्ट कर सकता है। सरकार ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके करेगी एक्सटेंड टाइम या जो भी रेक्टिफाई। अगर सरकार को लगा ये चीजें भूल गए या ये गलती हुई है, गलती से हुई है, ये गलती एक्सीडेंटल एकदम से होगी, उनको उन्होंने नहीं जानबूझ के नहीं की, नॉट इन एडवर्टेंस, ये वर्ड दिया हुआ है बुक्स में, नॉट इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के नहीं किया, कोई भाई जरूरी कारणवश से ये चीजें रह गई, ठीक है, या हो गई गलती से। नॉट प्रेजुडिस टू क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स, मतलब यहाँ पे क्रेडिटर्स और जो शेयर होल्डर्स है उनके क्या है, उनका नुकसान नहीं पहुंच रहा, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा। ठीक है, नॉट प्रेजुडिस, उनको हार्मफुल नहीं है उनके लिए ये चीजें। ठीक है, तो ऑर्डर दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर ये पता चल गई ये चीजें जो हुई हैं गलती से हुई हैं कंपनी से, या गलती से भूल गए, या गलती से मिस्टेक हो, तो ऑर्डर देगा सरकार किस चीज का? टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है। कौन सी? वो जो 30 + 270 की 300 days वाली थी, ये और एक्सटेंड कर सकता है, ये सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, या क्या ऑर्डर दे सकता है, अगर कुछ गलतियां होगी थी या कुछ रह गया था तो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर दे सकता है।
वो चीजें सुधरने का, जो गलतियां होगी उसको सुधारने का भी मौका मिल सकता है। तो ये था हमारा कौन सा सेक्शन? हाँ जी, कौन सा था ये वाला हमारा सेक्शन? बोलो लास्ट सेक्शन, 87। हाँ जी, समझ आया? बोलो जी, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, समझ आया आपको? अच्छा, यस एक मैम। और एक फटाफट से यहाँ पे देखो, मैंने ना ये समरी एक मैं बनवाती होती हूँ बच्चों को लास्ट। इसमें क्या होता होता है, ठीक है, ये एक समरी सी है हमारी। इसमें क्या होता है हमारे को मेन ना, लास्ट क्या होता है, पेपर से जस्ट पहले क्या होता है कि फटाफट ना हम एक तो ना, मैं अपने नोट्स में क्या करती होती हूँ, एक जो आपकी टाइम लिमिट्स होती है और जो फॉर्म्स होते हैं वो अलग कलर से हाईलाइट करके रखा करो, स्पेशली टाइम लिमिट्स। क्योंकि पेपर से जस्ट पहले हम होते हैं कि फटाफट ना वो टाइम लिमिट्स देख लो कि 30 दिन था या 300 था, वो क्या था। तो मैं ना बस वो ग्रीन कलर अपने नोट्स में करती होती जब मैं भी पढ़ रही थी अपने पेपरों को, बस फिर जस्ट पेपर से पहले फटाफट वो ग्रीन कलर वाले ऐसे ऐसे पलटती थी लास्ट मिनट, वो फटाफट टाइम लिमिट्स देख लेते क्योंकि वो अलग से नजर आएंगी ना आपको। ठीक है, तो जो भी नोट्स बने हैं उसमें ऐसे हाईलाइट कर सकते हो आप। और एक मैं ना चैप्टर के लास्ट में देखो एक छोटी सी समरी बनवाती हूँ, क्योंकि जो जो भी टाइम लिमिट्स या फॉर्म जो होते हैं, सेक्शन 77 क्या था, कंपनी की ड्यूटी है आरओसी को बताना 30 दिन के अंदर अंदर, देखो। ठीक है, और कौन से फॉर्म्स थे, फॉर्म नंबर 1 और डिबेंचर्स वाला 9। और इसमें एक्सटेंशन की भी बात हो रही थी 2 नवंबर 18 से पहले, जो चार्ज की जो है 30 + 270, मतलब 6 महीने का एक्सटेंशन आपको टोटल मिल सकता है। और जो इस डेट या इसके बाद जो क्रिएट हुए हैं जो चार्ज, तो 30 30 + 60 मतलब 120 डेज का एक्सटेंशन। और यहाँ पे हमारे को सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में मिलता है, 2 और 3 में। 2 रजिस्ट्रेशन का, 3 मतलब जैसे लॉ में अमेंडमेंट्स होती हैं, चेंजेस होती हैं, तो चेंजेस कुछ बताते हो आप वहां पर आरओसी को, तो बदले में फॉर्म 3 में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर देखो 78 में था, कंपनी ने ना बताया तो चार्ज होल्डर बताएगा। चार्ज होल्डर कैसे करेगा कि कंपनी ने 30 दिन के अंदर ना बताया आरओसी को, तो चार्ज होल्डर खुद बता देगा। आरओसी ऐसे ही नहीं एकदम मानेगा, नोटिस भेजेगा कंपनी को, और 14 दिन के अंदर अंदर देखेगा कि ऑब्जेक्शन कुछ आया या नहीं आया। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो रजिस्टर कर देगा, कुछ ऑब्जेक्शन आया है तो वो देखेगा फिर अकॉर्डिंगली। फिर 79 में हमने बात की थी भाई, अगर जो ऐसे गिरवी रखा हमने बेच दिया, तो अक्वायरिंग कंपनी या जिसने परचेज की है, परचेजिंग कंपनी की क्या बन जाएगी, ड्यूटी बन जाएगी सरकार को बताना। ठीक है, पुराने वाला चार्ज हट के अब नया चार्ज क्रिएट होगा, या कुछ चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, जो चार्ज क्रिएट किया था आपने और पहले आरओसी को बताया, तो मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे टर्म्स कंडीशन, अमाउंट में बदल गई, या पीरियड चेंज हो गया है ना, कुछ भी चेंजेस, या वो पेरू पैसू चार्ज वाला था, तो उसमें भी आपको बताना पड़ेगा आरओसी को, हर चीज की इन्फॉर्मेशन आरओसी को देना। कैसे देनी है, 77 में जो प्रोसीजर बताया होता है, टाइम लिमिट बताई थी, फॉर्म बताया होता है। फिर सेक्शन 80 क्या था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसमें क्या था कि भाई हम अज्यूम करते हैं या डीम्ड नॉलेज, ठीक है, कि उनके पास ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, फीस देख के कोई भी देख सकता है एमसी की वेबसाइट पे, तो जो भी डील कर रहा है अज्यूम करेंगे वो देख के आ रहा है, इन्फॉर्मेशन पढ़ के आ रहा है, नॉलेज लेके आ रहा है। और ये पब्लिक के भी फायदे में होती है, कंपनी के भी फायदे में होती है। ठीक है, और मतलब कोई फ्रॉड, कंपनी कोई फ्रॉड नहीं कर सकती दूसरों के साथ फिर, क्योंकि सबको पता होगा एक एसेट आपने बहुत सारे लोगों के पास गिरवी रख दिया, तो ये फ्रॉडलेंटली नहीं आप कर सकते। 81 और 85 कौन सा था, रजिस्टर की बात कर रहे हैं। आरओसी रजिस्टर तैयार करेगा 81 में, ये पता है, और 85 में कंपनी रजिस्टर तैयार करेगा फॉर्म नंबर 7 में, और परमानेंटली प्रिजर्व करके रखेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज कितनी देर तक, जो कंपनी अकाउंट्स में आपने प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल, वो यहाँ पर है, पर डेट कहाँ से, जब आपका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तब 8 साल के लिए कम से कम आपको रखना है। फिर देखो इधर, फिर इधर क्या है हमारा, सेक्शन 82, वो सेटिस्फेक्शन और चार्ज वाली बात हो रही, कंपनी ने अगर हिसाब किताब कर दिया तो वो भी आरओसी को बताओ, कितनी देर में, 30 दिन प्लस एक्सटेंशन मिलती है 270 दिन की, फॉर्म नंबर 4 में बताओ। अच्छा, आरओसी ऐसे ही नहीं करेगा, फाइनल एंट्री ऐसे ही नहीं डालेगा, कंपनी को तो क्लीन चिट मिल जाएगी, कहीं फ्रॉड ना हो, तो आरओसी नोटिस भेजेगा बैंक को, चार्ज होल्डर को, और 14 दिन के अंदर अंदर वो देखेगा कि कुछ रीजन है कि क्यों ना करे वो एंट्री डाले। ठीक है, तो वो 14, अगर कोई रीजन नहीं दिया बैंक ने, ठीक है, कि वो फिर एंट्री डाल देगा 14 दिन के अंदर अंदर, और सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमारे को 5 नंबर में, फॉर्म भरेंगे 4 नंबर में, सर्टिफिकेट मिल जाएगा 5 नंबर में, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर देखो आगे क्या था 83 में भाई, ना कंपनी ने बताया, ना बैंक ने बताया, ना थर्ड पार्टी ने बताया, तो आरओसी को अगर कोई सबूत मिला, प्रूफ मिला, वो एंट्री कर देगी, पर एंट्री करने के बाद पार्टीज को बता दो 30 दिन के अंदर अंदर, जब आपने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डिंग के 30 दिन के अंदर तक बता दो। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट साथ में इशू कर देगा वहां पे आरओसी, फॉर्म नंबर 5 जो ऊपर भी पड़े हैं। फिर 84 में हमने क्या किया था, 84 में क्या था भाई, यहाँ पे ना कई बार कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है ना, यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर आते हैं,
या इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज में पावर दी होती है कि आप बंदा अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो ये जो रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी कंपनी को भी आरओसी को भी। कैसे? नोटिस भेजोगे। नोटिस मतलब आपको फॉर्म भरना होगा वही एमसी की वेबसाइट पे जाके, है ना। कौन सा फॉर्म? फॉर्म नंबर 6, है ना। और कब? जब आपने अपॉइंट कर दिया या जब ऑर्डर पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म नंबर 6 में चार्ज होल्डर या बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी है, कंपनी या आरओसी को। और जब वो बंदा छोड़ के जा रहा है वो खुद इन्फॉर्मेशन देगा फॉर्म नंबर 6 में कि अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आरओसी को हर चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने किया 86 में पनिशमेंट, सजा, कि कंपनी ने अगर नई बात सुनी तो 5 लाख की सजा, और अगर ऑफिसर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है ना, पढ़ा था हमने बेसिक्स में, तो कंपनी को अलग माना जाता है, कंपनी के लोगों को अलग, तो इस अलग अलग पेनल्टी भी होगी, इसकी 50,000 की। और इसी में हमने पढ़ा था सेक्शन 447 वाला, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, धोखाधड़ी की है, जानबूझ के की है, तो 447 की पेनल्टी लगेगी आपको। वो याद है आपका? मतलब वो क्या था अमाउंट हमारा? हाँ, याद है कि नहीं आपको? 447 में अभी पढ़ के आए हैं हम कि 1% ऑफ टर्नओवर वाला, ठीक है, वो वाली लिमिट। और वो नीचे थी वो जेल की पीछे की सजा, है ना, और फिर वो पेनल्टी भी थी हमारी, ठीक है, या बोथ था, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, वो वाली चीजें थी हमारी सेक्शन 447 वाली, ठीक है। 87 में क्या था? भाई आप ना बताना भूल गए, ठीक है, आरओसी को, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर, यार वो जो 270 है ना, 82 में था ना, ये देखो 82 पर, 82 में, 82 में ना बताना भूल गए कि हिसाब किताब हो गया, 300 दिन के अंदर भी बताना भूल गए, 30 प्लस 270, 300 दिन। तो और वो कुछ ऐसे कारणवश के कारण थे, जरूरी थे वो कारण, मतलब कुछ जानबूझ के नहीं किया, या कुछ आपने पहले आरओसी को इन्फॉर्मेशन दी चार्ज से रिलेटेड, जब क्रिएट किया चार्ज, या कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, या कुछ चेंजेस हुई, है ना, या सेटिस्फेक्शन के टाइम पे कुछ चीजें आप भूल के बताना, या कुछ गलती रहे, तो अगर वो सच में वैलिड है पॉइंट्स, है ना, सरकार को सच में लगा कि ये जानबूझ के नहीं की, गलती से हो गई, तो ऑर्डर पास कर देगी सरकार कि आपको एक्सटेंशन, है ना, यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है सरकार? आपकी टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकती है, एक्सटेंड टाइम लिमिट, या ऑर्डर और किस चीज का दे सकती है? रेक्टिफिकेशन का, कि जो आपकी गड़बड़ होगी, कुछ रह गया या गलती होगी, तो आप वो सुधार सकते हो। उसके लिए आपको कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। वो कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 8 में, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, तो आपको ये समझ आया कि नहीं? बोलो जी, बोलो, बोलो जी, बोलो। तो ये था हमारा चार्जेस का चैप्टर, और मतलब इतने अच्छे से आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, कि अंदर की सेक्शन, ये देखो, जैसे ये जो फर्स्ट पेज है ना, यही पढ़ के बस आपका पूरा चैप्टर हो जाए रिवाइज, ठीक है। अब देखो सेक्शन, ये देखो, जितनी बार मर्जी रिवाइज करो, सेक्शन 216 में हमने डेफिनेशन की, फिर 77 में क्या था भाई? कंपनी की ड्यूटी है, कंपनी ने बता दिया, ठीक है, नहीं तो फिर चार्ज होल्डर बताए, ठीक है। फिर 79 में हमने कहा कि भाई अगर कोई एसेट जो गिरवी रखा कोई खरीद रहा है, अब उसकी ड्यूटी बनती है बताना आरओसी को। फिर यहाँ पर हमने किया भाई अगर कोई चेंजेस होती है, मॉडिफिकेशन, वो भी बताओ, मतलब हर केस में हर स्टेप पे आरओसी को बतानी है इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमने क्या किया? 80 किया। 80 में क्या था भैया? एमसी के वेबसाइट पे सब ओपनली पढ़े डॉक्यूमेंट, फीस दो, देखो। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस किया कि हम ना डीम्ड नॉलेज है, हम अज्यूम करें सब, वो सबको नॉलेज है जो एसेट गिरवी रखे हैं, चार्ज हमने जो क्रिएट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन है। कौन सी डेट से हम मान रहे हैं कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है? जिस दिन से हमने रजिस्टर किया चार्ज, उस दिन से हम मान रहे हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, फिर हमने किया 81 और 85, ये दोनों रजिस्टर्स के ऊपर थे। 81 मतलब आरओसी रजिस्टर बना के रखेगी जिसमें सारी चार्जेस की रिलेटेड एंट्री होगी, और कंपनी भी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या रखेगी? रजिस्टर, ठीक है। और साथ में वो कॉपी भी रख सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज वगैरह, ठीक है। रजिस्टर फॉर्म नंबर 7 में परमानेंट ही रखना है, दूसरा वाला कम से कम 8 साल के लिए। अच्छा, फिर 81 के बाद कौन सा था? 82 और 83, फिर वो आगे छुटपुट से थे। 82 किसके था? भाई अगर आपका हिसाब किताब हो गया ना, हिसाब किताब मतलब आपने पैसे दे दिए, ठीक है, या सेटिस्फाई कर दिया बैंक को, मतलब या पैसे दे दिए, या जो एसेट गिरवी रखा था वो छुड़ा के आपने कोई और नया एसेट सेम वैल्यू का आपने दे दिया, आपका हिसाब किताब पूरा, उसकी इंफॉर्मेशन भी आप बताओ आरओसी को। 83 में हमने कहा किसी ने कुछ नहीं बताया आरओसी को, है ना, किसी भी पार्टी ने नहीं बताया, ना कंपनी ने, ना बैंक ने, या थर्ड पार्टी ने जिसने लिया एसेट वगैरह जो भी। और आरओसी के पास प्रूफ है, पर तो आरओसी क्या कर देगा? खुद से एंट्रीज डाल देगा, ये पावर है आरओसी के पास, पर वो इंफॉर्मेशन बता दो पार्टीज को फिर फटाफट। फिर 84 में हमने क्या किया यहाँ पर? भाई कई बार कोर्ट के ऑर्डर होते हैं या इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज में लिखा होता है कि ना, फिर कि बैंक अपॉइंट कर ले रिसीवर या मैनेजर, ठीक है, जो कि जब
पैसे रिकवर करने होंगे, वो एसेट जो गिरवी था उसको बेच के पैसे रिकवर करके दे दे बैंक। ठीक है, वो मैनेज करे जो एसेट गिरवी रखे उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखे। तो बस यहाँ पे हमारे को बताना होगा कि जब अपॉइंट करें तब भी कंपनी आरओसी को बताओ, जब वो बंदा छोड़ के जा रहा है तब बताओ। ठीक है, 85 में क्या था? 85 तो हमने सच कर लिया, 81 और 85 इंटरलिंक था हमारा। ठीक है, फिर हमारा क्या रहता था 86 और 87। 86 में भाई सजा, सजा मिलेगी आपको कंपनी को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, और यहाँ पे हमने सेक्शन 447 का भी जिक्र किया था। ये चीजें थी हमारी। और 87 हमारा क्या था भाई, सरकार के पास पावर है, क्या कर सकता है अगर आप बताना भूल गए। सेक्शन 82 में जैसे 30 + 270 में आपका टाइम लिमिट एक्सटेंड भी कर सकता है। और ठीक है, और अगर आपने पहले कुछ भेजे फॉर्म, उसमें कुछ चीजें रह गई या गड़बड़ हो गई, तो अगर ये सारी चीजें गलती से हुई है, जानबूझ के नहीं की, ठीक है, गलती से हुई है, तो वो ऑर्डर पास कर सकता है, टाइम लिमिट बढ़ा सकता है, या आपको क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। हाँ जी, तो बच्चों ये समझ आया आपको? तो ये था हमारा चार्जेस का चैप्टर। तो ये यही हमारा खत्म होता है, छुटपुट सा चैप्टर था ये हमारा। आई होप आपको ये समझ आया हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, खुशी से पढ़ो। ठीक है, खुश रहो, खुशी से पढ़ो। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अच्छा मैं, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, जल्दी से सीए बन जाओ सभी।